मेरे हिसाब से आयुर्वेद को समझा ही नहीं गया है हमारी जनरेशन्स के द्वारा। और आप कभी भी देखो, आप एक बार दवाई लेना शुरू कर देते हो ना, धीरे धीरे वो डब्बा बड़ा होते जाता है, वो छोटा नहीं होता है कभी भी। किसी डिजीज से सफ़र हो रहा है तो वो उतना जल्दी क्योर नहीं होगा जितना कोई एलोपैथिक मेडिसिन से हो जाएगा। क्या ये भी एक मिथ है या ये एक फैक्ट है? वो सिर्फ फिजिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी एट द सेम टाइम ठीक करेगा। और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको अध्यात्म इंक्लूड करना पड़ेगा। Why are the cases of diabetes? Why are the cases of lifestyle diseases increasing? जहाँ भी मतलब आयुर्वेद में दूध की बात की गई है तो वो गाय, देसी गाय का ही दूध है, वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी बहुत स्पेसिफिकली लिखी हुई है। जहाँ तेल की बात होगी वहाँ हमेशा तिल के तेल की बात होगी, जहाँ दाल की बात होगी वहाँ हमेशा छिलके वाली मूंग की दाल की बात होगी, क्योंकि ये शुरुआत में लिख दिया गया कि जहाँ ये चीज़ें मतलब ये सर्वश्रेष्ठ बताई गई है आयुर्वेद के हिसाब से। ठंडा खाना तो जहर के बराबर भी माना गया है कि अगर ये खाने में 3 घंटे क्रॉस कर दिए तो इसको खाना ही है। फ्रिज हमको दिया है, चीज़ें प्रिजर्व करिए, आप बाहर से लेकर आ रहे हैं सब्जी, या ट्राई करिए एकदम हैंड टू हैंड आप कर सके। पूरा साल मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो आयुर्वेदिकली क्या मेरा रूटीन होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए? यू विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो कि आज आयुर्वेदा, जो कि इंडियन सॉइल से बॉर्न है, 100 से भी अधिक देशों में एक्सेप्टेड है इन सम फॉर्म और द अदर। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे सेलिब्रिटीज़ इसको वोकली प्रमोट कर रहे हैं। यूके में ब्रिटिश आयुर्वेदिक मेडिकल काउंसिल ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है आयुर्वेदिक साइंसेज पे। चाइना का ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हमारे आयुर्वेदा से डिराइव्ड है, और जर्मनी में तो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के स्पाज के हब बने हुए हैं। And I'm proud to announce my today's guests, Preksha and Tapas, who are founders of the fastest growing Ayurveda page of India, आरोग्य रूट्स। और इन्हें सिर्फ कुछ सालों का ही एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि इनके पास जनरेशन्स की नॉलेज वेल्थ है, क्योंकि इनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सभी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनिंग के बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। लेट्स वेलकम देम विद ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू। वेलकम प्रेक्षा, वेलकम तपस टू आयुषी रावत टॉक शो। आई एम सो ग्लैड दैट यू केम हियर। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। आयुर्वेदा ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना साइंस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भगवान के अवतार ने ही इसका इन्वेंशन किया, तो टाइमलेस। हाँ, धन्वंतरी वो भगवान का ही अवतार माने जाते हैं, राइट? तो ऑन दैट नोट आप आयुर्वेदा पे कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? समुद्र मंथन की टाइम पे एक अवतार हुआ था धन्वंतरी जी का। अमृत लेके, कलश लेके वो निकले थे, जिसको हम आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम धनतेरस के दिन है। वो जो धन बोला गया है, हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ जो हम बोलते हैं, हाँ, तो वो धन्वंतरी जी लेकर निकले थे। विष्णु जी का अवतार थे वो, तो उन्हीं को ही हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद वहीं से आया है। एंड देन लेटर केम ऑन महर्षि सुश्रुत एंड देन महर्षि चरक। तो फिर जो सुश्रुत महर्षि हैं, उन्होंने, ही इज फादर ऑफ सर्जरी, उनको हम बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे करके ये साइंस आगे बढ़ी और आज हम देख रहे हैं। बट अभी करंट डे सिनारियो में आयुर्वेद से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं जो आप नोटिस करते हैं लोगों में? मिथ्स है, सबसे पहला तो जैसे दही है, तो दही को लोगों को लगता है कि दही ठंडा होता है, लस्सी मिला के पी लो, लस्सी बना के पी लो अगर आप गर्मी में हो रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो दही की तासीर होती है। आयुर्वेद किसी भी चीज़ को उनके गुणों से, उसकी तासीर से, उसके वीर्य से जंग करता है, उसको उस तरीके से देखता है। तो दही की तासीर जो होती है वो ठंडी, सॉरी, दही की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और छाछ ऑन दी अदर हैंड, जो कि उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी तासीर होती है ठंडी। लोग रात को दही पीते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से हमें रात को दही बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और आजकल प्रोटीन बोल्स है या ग्रीक योगर्ट्स है या अलग अलग तरीके के नाम हैं दही के, तो उससे हम रात को दही को कंज्यूम कर रहे हैं, सैलेड्स में अपनी दही को डाल रहे हैं रात में, तो वो अवॉइडेड है। दही को वैसे अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप ले भी रहे हो तो आप दिन में लीजिए, और आप सर्दी के टाइम पे लीजिए, गर्मी के टाइम पे मत लीजिए, क्योंकि वो आपको और गर्म रहेगा। तो दिस इज वन वेरी लाइक बिग मिथ, जो कि अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि दही जो है वो ठंडा है। मेरे हिसाब से आयुर्वेद को समझा ही नहीं गया है हमारी जनरेशन्स के द्वारा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सिंपल सी एक धारणा बनी हुई है कि आयुर्वेद और एलोपैथ को कंपेयर करो, क्या बेटर है। एक्चुअली ये दोनों बनी ही नहीं है चीज़ें कंपेयर करने के लिए। आयुर्वेद आपको, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, आप इसे समझेंगे, तो आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं बोलता कि आपको कोई बीमारी है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। आयुर्वेद आपको एक लाइफस्टाइल सिखाता है जिसमें आप बीमार
नहीं भी हो, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद में सिखाया गया है। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि आयुर्वेद और एलोपैथ को कंपेयर करते रहो या होम्योपैथ को कंपेयर करते रहो, सब सिद्धियां अलग अलग हैं और सबका अपना पावर है, सबकी अपनी बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद आपको सिखाता है कि आपको जीना कैसे है, आपको स्वस्थ रहना कैसे है, आपको कोई बीमारी नहीं भी है तब भी आप एक कॉन्शियस लाइफ कैसे जी सकते हैं, ये आयुर्वेद आपको सिखाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है मेरे अकॉर्डिंग। और ऐसा भी माना जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बॉडी पे बहुत धीरे काम करेंगी। अगर कोई किसी डिजीज से सफ़र हो रहा है तो वो उतना जल्दी क्योर नहीं होगा जितना कोई एलोपैथिक मेडिसिन से हो जाएगा। क्या ये भी एक मिथ है या ये एक फैक्ट है? अब इस पे मैं यूं कहना चाहूँगा कि आप दोनों का डिफरेंस समझें। हम्म अगर मैं एलोपैथ की बात करूं तो एलोपैथ आपकी प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर रहा है। एलोपैथ का जो पर्पस है वो इमरजेंसी है। एलोपैथ आपके सिम्टम को तुरंत बंद करना चाहता है। सपोज करते हैं कि किसी को एसिडिटी है, अब किसी को एसिडिटी है तो एंटी एसिड मेडिसिन खाने से वो एसिडिटी बंद होगी, बट वो एसिडिटी क्यों हुई ये नहीं समझ में आया अभी। अभी हमने उस एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा, दैट इज गुड एट सम टाइम, क्योंकि इमरजेंसी केस है, वो झेल ही नहीं पा रहा है तो उसको आपने इमरजेंसी से बंद करवा दिया। बट इफ आई टॉक अबाउट आयुर्वेदा तो आयुर्वेद हमेशा ये देखेगा कि इसको एसिडिटी हुई क्यों है, गट में क्या प्रॉब्लम है, क्या पित्त की वृद्धि हुई है, जैसे वात पित्त कफ जो हमारे 3 पिलर्स हैं आयुर्वेद के, जो प्रकृति डिवाइड हुई है, तो पहले ये देखा जाता है कि उसे प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, आपके गट में क्या इशू है जिसकी वजह से एसिडिटी हुई। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद धीरे काम करता है, बिकॉज पेड़ की एक ब्रांच को काटना और पेड़ को उखाड़ना, अब आप समझ सकते हैं कि किसमें कितना टाइम लगता है। पेड़ की ब्रांच काटना 1 मिनट का काम है, आपने ब्रांच काटी, वो प्रॉब्लम, आपने सिम्टम हटा दिया, बट अब आपको वो पेड़ उखाड़ना है तो इट विल टेक टाइम, आपको उसकी रूट्स तक जाना पड़ेगा। तो अगर बीमारी को जड़ से हटाना है तो वो टाइम लेता ही लेता है। इसमें ना तो मैं एलोपैथ को ये कहूँगा कि वो जल्दी काम करता है और ना मैं आयुर्वेद को कहूँगा कि वो लेट काम करता है, ये अपने तरीके से काम करता है। उनके अलग अलग गोल्स ही अलग है। वो आज सिम्टोमेटिक रिलीफ है अगर आप एलोपैथ को फॉलो करते हैं या उनकी मेडिकेशन लेते हैं, और आयुर्वेद है वो आपका रूट कॉज को ट्रीट करता है। तो आयुर्वेद जो है वो हम सब जानते हैं कि हम नेचर से अपनी कोई चीज़ लेके आप उसका हम प्रोडक्ट बना के औषधि बना के हम यूज़ करते हैं। हम भी उसी नेचर से बने हैं जो नेचर है ना? तो जब आप कोई चीज़ नेचर के नेचुरल फॉर्म में लेते हो तो वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, पूरा कंपाउंड जो आपका एज एन इकोसिस्टम आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। हाँ। जैसे हम कोई फल खा रहे, कोई बीज खा रहे, कोई फ्रूट खा रहे, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो एक बैलेंस इकोसिस्टम को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका कंपाउंड्स जो आपस में मिले हुए हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड जब आप एलोपैथ या मॉडर्न मेडिसिन या केमिकल कोई प्रोडक्ट ले लो, कोई स्किन केयर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हो, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें ये एक जो आइटम है, ये एक जो चीज़ है, ये इसकी इफ़ेक्ट करेगी, तो हम उस आइटम को आइसोलेट कर लेते हैं। उस आइसोलेटेड आइटम को जब आप सिंगल हैंडेडली कंज्यूम करते हैं तो उसका बैलेंस तो थोड़ा ख़राब हो गया। हो सकता है स्टार्टिंग में वो आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करे, बट धीरे-धीरे इसीलिए हम देखते हैं कि कई सारी मेडिकेशंस हमको साइड इफ़ेक्ट कर देती हैं। जो हम सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमको साइड इफ़ेक्ट कर देते हैं। और जबकि आप जब आयुर्वेद का कोई चीज़ लेते हो या नेचर से, मतलब इन जनरल अगर हम बात करें, नेचर से आप कोई चीज़ लेते हो तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट भी नहीं होती है। अब आप गेहूं की रोटी फॉर एग्जांपल, जिनको ग्लूटेन डाइजेस्ट होता है, या कोई भी चीज़ फॉर दैट मैटर आप ले लीजिए, तो वो आपकी बॉडी कभी रेजिस्ट नहीं करती है। आप खा रहे हो, आपको उससे एनर्जी मिलती ही मिलती है। जो आपको स्ट्रॉबेरी ले लो, मैंगो ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, जो आप खा रहे हो वो आपको जो एनर्जी पहले दिन दे रही थी वो आपको देगी एनर्जी, राइट। बट जब आप कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट या इस तरीके से आप यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग में तो इफेक्ट अच्छा दिखाते हैं, धीरे 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 करके उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है फिर, या फिर वो उल्टा इफेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट आता है कि नेचुरल फॉर्म में किसी चीज़ को लेना और केमिकल फॉर्म में किसी चीज़ को लेना। वी आर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग बेटर बाय आइसोलेटिंग एंड टेकिंग द ओनली प्रोडक्ट दैट इज यूजफुल, बट एक्चुअली वी आर डिस्टर्बिंग दैट इकोसिस्टम, और वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती है कई बार। तो इसीलिए हम जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं हम कई बार, जब कोई चीज़ हमको इफेक्ट करना बंद कर देती है। आज एक मेडिसिन खा रहे हैं, बार बार लेते जाओगे तो आपको और मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेरा पर्सनल एग्जांपल है, तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक एलर्जीज। आज के 1.5-2 साल पहले की बात है। तो स्टार्टिंग में पहले होता था 11th-12th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो महीने में 1-2 बार एलर्जी हो गई, तो
तो एक सिट्रिजिन खा ली या एंटी एलर्जिक हिस्टामिन ने खा ली, ठीक है। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, हफ्ते में एक हो गई, धीरे धीरे व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, बाय दैट टाइम मेरी हालत ये हो गई थी, या मैंने जब जॉब स्टार्ट किया तो आई वाज टेकिंग 2 to 3 सिट्रिजिन्स पर डे। यस, सो दैट्स हाउ आवर बॉडी वर्क्स, बिकॉज दैट इज नॉट नेचुरल। वो नेचर नहीं थी। नेचर तो क्या करी, बॉडी, आवर बॉडी इज सो स्मार्ट, नेचर इज सो स्मार्ट, आवर बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू टेल अस थिंग। अगर मेरी बॉडी में कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कुछ बॉडी एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए तो वो एलर्जी की फॉर्म में मुझे दिखा रही है, या ब्लोटिंग के फॉर्म में, या जो पपीनेस हमको फेस पे हो जाती है, रैशेज आते हैं। और बॉडी सो स्मार्ट, इट कम्युनिकेट्स विद अस all the time, every time we consume something, it communicates with us. But what we do is suppress it, कि एलर्जी हो रही है तुरंत दवाई खा लो, कुछ लगा लो, ये कर लो। तो उससे हम क्या करें, जो बॉडी हमारी फॉरेन पार्टिकल को या जिसके भी अगेंस्ट काम करना चाह रही है, वो काम करने का हम मौका ही नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फीवर ले लो, फीवर में आपको होता है तो होने दीजिए, फीवर उल्टी हो रही है होने दीजिए, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। और हम क्या करें, वॉमिटिंग हो रही है तुरंत दवाई देके इसको सप्रेस कर दो। वन लाइव एग्जांपल भी है, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको वॉमिटिंग हो गया, काफी सिवियर वॉमिटिंग हो गई, तो उनको मेडिकेशन दे दी गई वॉमिटिंग को हैंड टू हैंड रोकने के लिए। वॉमिटिंग क्या है, हमारी टॉक्सिन से तो बाहर निकल रहे हैं ना, जो हमारा पसीना है, हम जो फ्रेश होते हैं सुबह सुबह, ये सब हमारे टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं, राइट। तो वॉमिटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉक्सिन्स। तो उसको बाहर निकालने के बजाय क्या क्या सप्रेस कर रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव, ही सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस and it took him 10 years to recover from that, just because of that one medication. So this is how harmful it is to suppress your symptoms and let it act. बॉडी को बोलने दो, बॉडी को बात करने दो, उसको लड़ने दो, वो करिए ना। इट इज सो स्मार्ट, आप डीएनए ब्रेन सब कुछ है हमारी बॉडी के पास, सो स्मार्ट, लेट इट वर्क, उसको होने दो। तो मैंने ये गलती की कि मैं सिट्रिजिन पॉप करती गई और लास्ट में ये हालत हो गई कि जस्ट बिकॉज ऑफ एलर्जी मुझे महीने में 2 से 3 बार मुझे एडमिट होना पड़ता था अपनी हॉस्पिटल में, मतलब जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी उस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ता था। एंड देन इट हिट मी हार्ड कि ऐसे कब तक चलेगा। आज 3 सिट्रिजिन खाई है, 1 महीने बाद 4 हो जाएगी, एक कितनी दवाइयों पे मैं जिंदा रहूँ। और आप कभी भी देखो, आप एक बार दवाई लेना शुरू कर देते हो ना, धीरे धीरे वो डब्बा बड़ा होते जाता है, वो छोटा नहीं होता है कभी भी। एक बार आपने कर दिया ना वो स्टार्ट, देन इट इज वेरी हार्ड। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गो बैक only if you realize that what I'm doing is wrong. I can't. बट ये आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ में isn't it the same case? No, it does. It's in natural form. आप अगर आपको लग रहा है कि आप खाना खाते हो, जो पालक की सब्जी खाते हो, या कोई भी आप, वो भी तो क्या है, प्लांट्स ही है ना, तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी रेजिस्ट हो रही है तो आपको ज्यादा पालक खाना पड़ेगा कल, ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा होता है। सेम थिंग विद मेडिकेशन, औषधि ऑल्सो, वही तो हम नेचुरली, बस हम कई बार उसके गुण बढ़ा देते हैं, कई बार जैसे उनकी प्रोसेसिंग अलग अलग होती है, तो उससे आपको इफेक्ट अच्छा आता है, उससे हम उनकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं। तो ये औषधि में होता है, बाकी इट इज नेचर ओनली। काफी सारी हर्ब्स तो सिर्फ लीव्स को ड्राई करके बनी है ना, काफी सारी तो ऐसे ही बनी है। अब आजकल ऐसा हो गया कि वो टैबलेट फॉर्म में आने लगी है, या पहले के टाइम पे तो हर चीज को उबाल दिया जा रहा था, या उसको स्टीम कर दिया जा रहा था, या उसको मतलब कॉम्पैक्ट थोड़ा कर दिया जा रहा था, ऐसे ही हो रही थी। अब होने लगा है कि हमने कैप्सूल्स में भी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आती है, आप उसको फिलअप कर देते हो, टैबलेट फॉर्म में आती है, वो तो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है। बट अदरवाइज 5000 ईयर्स पहले जो साइंस बनी है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो हाउ रिसेंट इज मॉडर्न मेडिसिन। हमारी टेक्नोलॉजी होगी 200-300, लेट्स से 500 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट, राइट। 500 साल पहले तो घोड़े चल रहे थे, तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट। तो आप एक अगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम लोगे, 200 ईयर्स एंड 5000 ईयर्स, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि किस चीज ने हमको ज्यादा हेल्दी रखा है। एंड इफ इट इज रियली हेल्दी, देन व्हाई आर द केसेस ऑफ PCOS, व्हाई आर द केसेस ऑफ डायबिटीज, व्हाई आर द केसेस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस इंक्रीजिंग। तो और लोग ये भी बोलते हैं लोग कि जो हमारा लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन है, वो मॉडर्न साइंस ने बढ़ा दिया। मॉडर्न साइंस हैव डन वंडर्स, दे हैव वर्क रियली वेल। बट कृष्ण भगवान की उम्र बताई जाती है 125 साल। कोई जी रहा है आज के टाइम पे 125 साल? जो 90-80 को भी पार कर देता है ना, लोग रील्स बना देते हैं कि कैसे आपने 80 साल जी लिए, कैसे आपने 90 साल जी ली है। रियली तो कहाँ लाइफ स्पैन हमने बढ़ाई, हमने तो आई थिंक कम कर दी लाइफ स्पैन। और अगर एक्चुअली इनसे हम ठीक हो रहे हैं तो क्यों फिर केसेस पड़ रहे हैं? टेल मी द आंसर्स, क्यों ऐसा हो रहा है?
क्यों every third girl is suffering from PCOS? Why India is becoming the diabetes capital there? Right. So when you talk about PCOS or women की दूसरी problems, PMS, especially in their 30s, how can Ayurveda provide them general solutions to these problems? जनरल सॉल्यूशंस नॉट जस्ट PCOS बट फॉर एवरीथिंग आयुर्वेदा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक। तो जैसे कि दिनचर्या है, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपने जहाँ अपना रूटीन सेट कर लिया वहाँ पे आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया। और डायबिटीज और PCOS क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। वी कॉल इट एज हार्मोनल इम्बैलेंस, बट आप देखोगे अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नाउ दे आर सेइंग इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन इज कैचिंग अप टू आयुर्वेद नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, PCOS। तो अगर कुछ प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार जिसको हम डाइट बोलते हैं, इट प्लेज इमेंस रोल इन योर लाइफ। डाइट हो गया, नींद का इतना बड़ा रोल है। 3 पिलर्स होते हैं आयुर्वेद के, निद्रा, आहार और ब्रह्मचार्य। तो आप इनको फॉलो कर लो। दिनचर्या बताई गई है, आई विल टेल्स यू व्हेन शुड यू वेक अप, व्हाट शुड यू डू द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप, और सुबह से लेके शाम तक। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर आयुर्वेदिक कंसल्टेशंस एज वेल। कि सुबह से आप, आजकल हम जाते हैं, आपको क्या बीमारी है, ये हार्मोनल टैबलेट्स ले लिया। मैं आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट, आई ऑल्सो सफर फ्रॉम PCOS। हार्मोनल क्या होती है? वो टैबलेट जो आपके हार्मोन्स को मिमिक करती है, तो वो आपको पीरियड्स आने में हेल्प करती है। बट टू हाउ लॉन्ग? कब तक आपको दवाइयाँ देते रहोगे? कब तक आप मिमिक करते रहोगे कि आपको पीरियड्स हो रहे हैं? बट व्हाट अबाउट द रूट कॉज, क्यों हो रहा है हमें? तो ज़्यादातर बीमारियां हमारे वात के इम्बैलेंस से होती हैं। तो जो 3 वात, पित्त और कफ, 3 प्रकृति होती है, ये तीनों हम सब में होती है। बट किसी किसी में कोई प्रकृति ज़्यादा, कोई कम होती है, जिसकी वजह से हमारा बिल्टअप, हमारा नेचर और हमारे होने वाली बीमारियां, इतना तक भी आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आप इस प्रकृति के होंगे तो आपको ये बीमारियां होंगी। सो वात से हमको 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें से एक आपका PCOS या फिर योनि व्यापद रोग बोलते हैं आयुर्वेद में इसको। हाँ, तो जो फीमेल रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो योनि व्यापद रोग होते हैं, जिसके अंदर डिवीजन है कि वात से कौन सी है, पित्त से कौन सी है, कफ से कौन सी है। ज़्यादातर वात से होती है, फिर हमारी पित्त से 40 होती है, और फिर कफ से हमारी 20 तरीके की बीमारियां होती हैं। तो इफ़ यू आर अ वात डोमिनेंट पर्सन, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी मोर प्रोन टू डिजीजेस। सो आई एम अ वात डोमिनेंट पर्सन, सो आई हैड How do you know that? यू कैन टेल बाई, ये भी सब डिफाइंड है। तो जो वात डोमिनेंट लोग होते हैं वो, उनका थोड़ा सा लीन स्ट्रक्चर होता है, उनके हेयर थिन होते हैं, और वो बात थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़े एंक्शियस ज़्यादा होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो ये सारी बिल्डअप आपका कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी है, आप बात कैसे करते हो, आपकी स्किन ड्राई होती है वात वाले लोगों के, तो ये सब भी डिफाइंड है। तो उस वजह से आई नो दैट आई एम वात प्रकृति। तो जो मेरा खाना पीना है, जो मेरी दिनचर्या है, वो मैं अपनी उस हिसाब से रखती हूँ कि मैं अपने वात को बैलेंस कर पाऊँ। मतलब मुझे अगर वात मेरा ऊपर बढ़ा हुआ है, तो अगर मैं ऐसा करूँगी जिससे वो समन हो जाए या कम हो जाए, तो आई विल बी मोर हेल्दी। आइडियल इज कि आपका वात पित्त का बराबर होना चाहिए तीनों। वो बहुत रेयरली मिलता है, लाखों में कोई एक होता है जिसका वात पित्त का बराबर होता है। तो व्हाट वी ऑल आर वर्किंग कि हम इसको बैलेंस कर सके। सो वी वर डिस्कसिंग PCOS, तो उसी में अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में बताया गया। तो ऑटोमेटिकली 80 डिजीजेस वात से हो रही है, तो ज़्यादातर बीमारियां वात से ही हो रही है। वात इज योर वायु, जो आपकी एयर है, जो आपकी मोबिलिटी लाती है ना, उसको वात कहते हैं। तो उसी से इसीलिए आई वॉज प्रोन टू PCOS, एंड देन आई चेंज माई लाइफ स्टाइल फ्रॉम चाइल्डहुड। माई ग्रैंड फादर, माई फादर, everyone is an Ayurvedic वैद्य in our family, both sides uncles, everyone, मामा जी, ताऊ जी, चाचा, सब कोई आयुर्वेदिक वैद्य। मतलब आप ये लगा लीजिए 70% ऑफ फैमिलीज आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने वो चीज़ें धीरे धीरे सीखी। तो सीखना पड़ा ही नहीं एक्चुअली। जब आप किसी चीज़ को, आपको कोई आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज़ जी के दिखाते हैं ना, जो वो एक्चुअली करते हैं, तो आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली आप उसको इनहेरिट कर लेते हो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है, या कॉपर वाटर हमें रिचार्ज कर देता है, कॉपर वाटर तांबे में रख के वो पीना है। उसके बाद आपको अपनी फ्रेशन अप होना है, उसके बाद आपको ब्रश करना है। हाउ ब्यूटिफुल दिस साइंस इज दैट इट टेल्स यू
एवरीथिंग, इट इवन टेल्स यू द मिनट, द आवर्स कि आपको कब कोई काम क्या करना है. यू शुड ड्रिंक 600 ml ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, without even washing your face and everything. 600, how precise is that? And when people say that it is a pseudoscience, it really boils my blood when they say That does this figure remain same for everyone? 6. आइडियली यस, बट अगर आपको कोई इम्बैलेंस है, तो अगर इन तीनों वात पित्त कफ में आपको कोई भी इम्बैलेंस होता है ना, तो आपकी डिजीजेस वहीं से आती हैं. जब भी आपको कुछ इम्बैलेंस होगा, जैसे वात इम्बैलेंस हो गया, तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जैसे अगर रिप्रोडक्शन एरिया में आपका वात इम्बैलेंस है, तो आपको पीसीओएस, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है. दो पीस ऐसे. तो हमने बात की दिनचर्या की. अब आप मुझे बताओ, हाइपोथेटिकली अगर मैं वर्क फ्रॉम होम पे हूँ काफ़ी दिनों से, और लेट्स से पूरा साल मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो आयुर्वेदिकली क्या मेरा रूटीन होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए? ठीक है, बहुत डिटेल में तो नहीं, बट मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि आयुर्वेद क्या कहता है और क्यों कहता है. सबसे पहले तो आयुर्वेद कहता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. अब ब्रह्म मुहूर्त को डिफाइन करने के लिए टाइम जोन में नहीं जाते, आप ये मान के चलिए सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे पहले आपको उठना चाहिए. उसका रीज़न है कि इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा इसलिए गया है क्योंकि ये ब्रह्मा का मुहूर्त होता है. उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत शांत होता है, और वात पित्त कफ में से आपका वात सबसे ज़्यादा होता है, और वात आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कामनेस, इन सबको बढ़ाता है. तो ये टाइम फ्रेम्स भी इस तरीके से डिवाइडेड है, प्रहर में डिवाइडेड है. एक प्रहर मतलब 3 घंटे. इस तरीके से हमारा पूरा रूटीन डिवाइडेड है. मॉर्निंग टाइम सबसे ज़्यादा क्रिएटिव यस, इट कैन बी क्रिएटिव. और एक बहुत बेसिक सी चीज़ भी है कि आप सुबह 4 बजे उठ के किसका ही बुरा सोच लोगे. हाँ, थिंक अबाउट इट, यू आर वेकिंग अप एट 4 और आप सोचो कि मेरी वो लड़ाई हुई थी. थिंकिंग भी नहीं. हाँ, तो वो टाइम आपका पर्सनल टाइम होता है. फिर अगर मैं आजकल की लाइफस्टाइल की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ लोगों से आगे हूँ तो उसका रीज़न यही है. या हम जब भी रूटीन पढ़ते हैं, जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उन सब की लाइफ में एक रूटीन बहुत फिक्स वर्ड होता है, और उस रूटीन और डिसिप्लिन को हम बहुत अच्छे से रील्स पे शोकेस करके लोग उसके फॉलो कर रहे हैं. बट 5000 साल पहले हमें ये बताया गया था. तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठते ही पानी पीना. आपको आयुर्वेद कहता है बिना प्यास के सिर्फ एक ही बार पानी पीना चाहिए, वो है अर्ली मॉर्निंग. आपने वो पानी पिया, उसके बाद आप अपने दिन के सारे ज़रूरी काम कीजिए. आयुर्वेद ये भी बताता है कि आदौ फलानी भुंजीत, मतलब द फर्स्ट थिंग यू शुड ईट इन द मॉर्निंग इज योर फ्रूट. सबसे पहली चीज़ आपको फ्रूट ही खानी चाहिए. फ्रूट में भी कैटेगरीज है. अब किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली वो बहुत शुगरी फ्रूट नहीं खा सकता. ऐसे फ्रूट्स नहीं खा सकते जो बहुत शुगर स्पाइक करते हुए. और फ्रूट में आयुर्वेद का मतलब सिर्फ सेब और ये सब नहीं है, उसमें फल, आपके क्यूकम्बर, आपका आंवला, ये सब भी फ्रूट में आता है. तो आंवला तो अमृत के समान माना गया है. तो आप अपना रूटीन स्टार्ट करो फ्रूट से. उसके बाद आयुर्वेद, योग और आपका अध्यात्म, दीज 3 थिंग्स आर हैंड इन हैंड. तो अब आपको, जब आपने अपने ज़रूरी काम कर लिए हैं, उसके बाद आपको अपने शरीर को समय देना चाहिए. आपको योग करना चाहिए. कुछ लोग जिम करते हैं, ठीक है, आप अपना वर्कआउट कीजिए, बट योग इज़ नॉट लिमिटेड टू आसन्स कि आपने अपनी बॉडी को मोड़ लिया, फ्लेक्सिबल कर लिया. दैट इज़ नॉट द मीनिंग. योग आपका शुरू होता है मंत्रोच्चारण से. अच्छा, तो आपको अपने मेंटल पीस को भी रेडी करना है. आपको अपने मेंटल लेवल को रेडी करना है कि आप अब अपनी बॉडी को अलाइन करने वाले हो अपने वर्कआउट से. तो इतना डिटेल में सब कुछ लिखा गया है. आपको अपना वर्कआउट करना है, आपको अपना योग करना है, उससे पहले आपको मंत्रोच्चारण करना है, उसके बाद आपको लास्ट में शांति पाठ करना है, शवासन करना है जिससे आपकी बॉडी को आराम मिले. आपको प्राणायाम करना है. एवरीडे यू शुड प्रैक्टिस प्राणायाम. उसमें आपकी, मतलब ये आयुर्वेद के रूटीन्स में लिखा गया है कि आपको वर्कआउट भी करना है. उसके बाद आध्यात्म को भी आपको इंक्लूड करना है अपनी दिनचर्या, क्योंकि आध्यात्म आपके मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम उस टॉपिक पे भी आएंगे जब मैं बताऊंगा स्पेशली इसके लिए. उसके बाद आयुर्वेद में लिखा गया है कि आपको खाना कितनी बार खाना है. तो 2 बार खाना खाने पे ज़्यादा फोकस किया गया है आयुर्वेद पे. 2 बार खाना खाना, और ये जो मॉडर्न साइंस कहता है सर्केडियन साइकिल, कि हमें सूर्यदेव के अनुसार अपने रूटीन को सेट करना है. तो जब हमारे सूर्यदेव पीक पे होते दिन के टाइम में, तो आप अपनी सबसे हैवी मील लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 13 टाइप की अग्नि होती है, जिसमें सबसे प्रबल होती है आपकी जठर अग्नि. दैट इज योर डाइजेस्टिव फायर. जठर अग्नि भी आपकी सर्केडियन साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है. तो जब सूर्यदेव आपके पीक पे होंगे, तब आपकी जठर अग्नि पीक पे होगी. आप उस टाइम पे अगर ज़्यादा खाना खा भी लेते हैं, तो आपके पास पूरा दिन है पचाने के लिए. उसके बाद आयुर्वेद आपको ये कहता है कि शाम से पहले आप अपना
डिनर कर लीजिए, सूर्यास्त से 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लीजिए, क्योंकि आपकी अग्नि भी मंद हो जाएगी सूर्यदेव के साथ। तो 2 ढाई घंटे बाद आपकी डाइजेस्टिव पावर स्लो हो जाती है। तो आप जब तक सनसेट होता है उससे 2 घंटे पहले आप उसको अपना डिनर कर लीजिए। ये 2 बार आपको खाना खाने के लिए कहा है। बाकी एक श्लोक है, मैं बता देता हूँ। भोजनान्ते पिबेत तक्रम, वासरान्ते पिबेत पय, निशान्ते च पिबेत वारी, त्रिभीर रोगो न जायते। बहुत सिंपल भाषा में आयुर्वेद ने आपको ये बताया कि आपको 3 तरीके की ड्रिंक्स होती है। एक आपकी छाछ होती है जो आपको दिन के खाने के बाद खानी चाहिए। एक आपका पानी होता है जो आपको सुबह उठते ही पीना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। और एक आपका दूध होता है जो आपको सोने से पहले पीना चाहिए। तो ये आपका बेसिक रूटीन, अगर आप ये फॉलो कर लो, दिन में 2 टाइम खाना खा लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, आप अपने फिजिकल और मेंटल बॉडी पे ध्यान दो और साथ में आप अपनी आत्मा और मन पे भी ध्यान दो। क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथ में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एलोपैथ के अकॉर्डिंग मन और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट आयुर्वेद इस पे बहुत बड़ा चैप्टर है आयुर्वेद का इस पे, जिसका एक प्रतीकात्मक रूप है कि अर्जुन जी का जो रथ था उसमें 10 घोड़े थे, जिसको 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 आपकी कर्मेंद्रिया के अनुसार माना गया है, और आपके मन को सारथी माना गया है। सारथी श्री कृष्ण का रूप है। तो आपका मन श्री कृष्ण है, आपको इन सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। बट मॉडर्न साइंस इस पे बिलीव नहीं करती। आयुर्वेद किसी भी ट्रीटमेंट को सिर्फ फिजिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी एट द सेम टाइम ठीक करेगा। और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको आध्यात्म इंक्लूड करना पड़ेगा अपने रूटीन में। तो इस तरीके से एक बेसिक रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हो। 2 टाइम खाना खाइए, सुबह पानी पी लीजिए, दिन में छाछ पी लीजिए, रात को दूध पी लीजिए, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए और हेल्दी खाना खाइए। आई गेस सुपरफिशियली वेस्टर्न मेडिसिन भी अब तो माइंड बॉडी कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर सके। ऑफ कोर्स इतनी परफॉर्मेंस में नहीं। It took us long. WHO ने recently include किया है कि it is mentally, physically, socially, spiritually, then you are healthy. Earlier the definition was it is the mere absence of disease that you are healthy. Yeah. तो यहीं पे आपको कैटेगराइजेशन पता लग रहा है भाई आपका पर्सपेक्टिव कितना वाइड है उस चीज को दे। इट ब्रिंग्स मी बैक टू मूड स्विंग्स। अभी तो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है मूड स्विंग्स होना विमेन में, स्पेशली पीरियड्स टाइम्स पर। तो आयुर्वेदा में क्या इसके रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारी अननेचुरल अकरेंस ऑफ थॉट्स है या एक्शंस है या बिहेवियर है, वो हमारे कोई पर्टिकुलर फूड इनटेक की वजह से होती हैं या हमारी कोई अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से होती हैं, या ये मूड स्विंग एक नेचुरल पार्ट है? नेचुरल भी है, लेकिन उसको बैलेंस रखना भी हमारा काम है। और आपने जितनी चीज़ें बोली सारी चीज़ें इफेक्ट करती है हमारे मूड को। तो फर्स्ट जैसे ले लेते फूड जो हमारा है, तो राजसिक, तामसिक और सात्विक। आप जितना सात्विक खाना खाओगे आप उतना बैलेंस और काम और प्योर बोला गया ना सात्विक फूड को, तो आप उतना प्योर रहोगे और जो हम खाएंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। आज अगर आप विटामिन सी ले रहे हो तो जैसे आंवला खा रहे हो तो विटामिन सी ही तो रिफ्लेक्ट करेगा ना बाहर, वो विटामिन डी तो नहीं आ जाएगा उससे। तो आप जो खाना खाते हो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप सात्विक खाना खा रहे हो तो आप काम रहोगे, आप प्योरिटी आएगी, आपके थॉट्स में भी प्योरिटी आती है। तामसिक लोगे अगर आप खाना तो आप उतना डल लेजी फील करोगे, उतना आप डाउन फील करोगे। तो अगर आपकी फिजिकली अगर आप हेल्दी नहीं हो तो मेंटली वो इफेक्ट करेगा, मेंटली अगर आप हेल्दी नहीं हो वो फिजिकली इफेक्ट करेगा। इट इज वाइस वर्सा, पूरा ये बंधे हुए हैं ना आपस में, ठीक है। सेकेंड थिंग इज राजसिक। तो आप जितना राजसिक भोजन करते हो आप उतना एक्टिव हो जाते हो। तो उतना आप जैसे जितना स्पाइसी खाते हो, वो बंदा जो ज़्यादा स्पाइसी खाता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये आपका फूड कैटेगराइजेशन डेफिनेटली आपका अलाइन करता है आपके मूड से, ठीक है। तो ये हमने एक कैटेगरी बोली। सेकेंड थिंग यू टोल्ड जैसे अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी फूड हैबिट, जैसे कि तपस ने बताया कि अगर आप अपनी दिनचर्या, अब जैसे सुबह सुबह हमारा बात है तो उस टाइम आपको मोबिलिटी वाले काम करने हैं, आपको उस टाइम पे योग करना है, आपको उस टाइम पे अपना बाउल क्लीन करना है। अब फिर हमारा वात के बाद हमारा कफ जो है वो बढ़ जाता है। कफ क्या करता है, हमारी बॉडी को थोड़ा शांत करता है, थोड़ा सा लेजीनेस थोड़ा सा इंक्रीज करता है उसके अंदर, ठीक है। तब आप अगर सोओगे तो आप फिर सोते ही रहोगे। फिर अजीब ऑलरेडी आप वो टाइम ही वो ना कि आपका आलस इंक्रीज होना है उस टाइम पे, और आप ऐसे काम करो कि आपका आलस और इंक्रीज होगा तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा पित्त इंक्रीज होता है, तो पित्त में हमारी हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। तो अगर इन जनरली किसी का पित्त प्रकृति है तो उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा। और ये भी कुछ
लोग ऐसा बोलते हैं कि पीरियड्स के जस्ट पहले जो आप मूड लाइक कर रहे हो ना कि हमारा पित्त बढ़ जाता है उस टाइम पे, इसलिए भी ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे हमको गुस्सा ज़्यादा आता है, हमारे मूड्स ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात जो हमारी अभी लाइफस्टाइल चल रही है, जो इनके अंदर लोगों की लाइफस्टाइल चल के 12-12 घंटे हम एक स्क्रीन पे देख के काम करें, तो डोंट यू थिंक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ? आप एक स्क्रीन पे लगातार 12 घंटे देखे जा रहे हो, आप फिजिकली मूव ही नहीं कर रहे हो। आइडियली बोला जाता है कि आपको हर 20 मिनट में एक चक्कर लगा रहना चाहिए, ऐसा मॉडर्न साइंस ही बोलती है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो, एक जगह बैठे रहोगे, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर मेंटल। डेफिनेटली यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। जितना भीड़ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतने कम लोग होते जा रहे हैं हमको बात करने के लिए। और इसका आयुर्वेद में भी वर्णन है कि जब आपको कोई मेंटली कोई आपको इश्यू आता है, या मन का कोई रोग, मन का रोग बोला गया है, मेंटल डिसऑर्डर्स और इन सारी चीज़ों को, तो मन के रोग में सब आ जाता है, आपके एंगर इश्यूज, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ आ जाती है। तो जब वो होता है ना, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जिसमें आप ट्रस्ट करते हो, स्पेसिफिकली बोला गया आपकी मदर, क्योंकि वो आपका कभी गलत नहीं सोचे। तो जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, आपकी मदर है, आपके जो भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका, तो उनसे बैठ के आप बात करो। साइकोलॉजी हो गया, या ये तो अभी रिसेंट साइंस है, ये तो अभी डेवलप हुई है, अभी काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है। बट आयुर्वेद हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर मोर देन 5000 ईयर्स की हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज टू टॉक टू अदर पर्सन। इसी वजह से जो हमारे फेस्टिवल्स बनाए गए थे ना, उनके सबके रीजंस हेल्थ से भी रिलेटेड होते हैं। एंड वन बिग रीजन फॉर फेस्टिवल इज सोशल इन सोसाइटी एज वेल, कि आप सोशल इंटरेक्शन बढ़ाते हो, तो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एंड वी ऑल्सो फील दैट व्हेन वी टॉक टू समवन, जब आप किसी अपने प्यार करने वाले या किसी को आप जिसको ट्रस्ट करते हो, आप उससे बात करते हो, तो ऑटोमेटिकली कामनेस आ जाती है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में रैंट करना बोलते हैं ना, कि हम लोग रैंट कर लेते हैं, तो वो रैंट करके कामनेस ऑटोमेटिकली आ जा रही है। तो यस, दिस दिनचर्या, ऋतुचर्या, योर डाइट, योर मोबिलिटी, योर योग, द फूड यू आर ईटिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हाउ यू फील मेंटली। Okay, give me certain foods that should never be eaten. Certain food that should never, But people are consuming it, right? Yeah. वन थिंग तो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, यू शुड नॉट कर। देखो, कंप्लीटली मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि नेचर ने अगर कोई चीज़ बनाई है ना, तो उसका कोई ना कोई यूज़ ज़रूर होगा। नेचर में कोई भी चीज़ फालतू नहीं है या इररेलीवेंट नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई काम ज़रूर होता है। बट हमको काम क्या करना है, अपने डाइजेशन को हेल्दी रखना है, क्या है? तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं कि ये चीज़ आपको रेगुलरली खानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी होती है, या किसी की प्रकृति काफ़ी अलग है, तो होता है कि वो चीज़ भी वो लोग खाते हैं, तो ऐसा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करने को बताई है आयुर्वेद में, जैसे उड़द की दाल होती है, आज वो अच्छी नहीं होती है, वो हमारे इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है, हमारे शरीर में भारीपन लाती है बहुत ज़्यादा। ये लेकिन अगर कोई बहुत एक्टिव है, जिसका वात बहुत, मतलब इस तरीके से कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको हमको थोड़ा शांत करना है, तो हम दे सकते हैं, राइट। दही है, दही को भी आइडियली मना किया गया है खाने के लिए। दही से बने हुए आप घी ले लीजिए, छाछ लीजिए, उनको खाइए। दही को नहीं खाना चाहिए, है ना, रात में तो बिल्कुल ही निषेध है, नहीं खाना चाहिए। ये हो गया। और सरसों का साग लोग बड़े शौक से मक्की की रोटी और सरसों का साग खाते हैं, वो अपथ्य माना गया है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर, खाना ही नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो पथ्य और अपथ्य, मतलब जो हमें अच्छे से पचेगा, जो हमें खाना चाहिए, पथ्य है। जो हमें नहीं पचेगा, जो हमें नहीं खाना चाहिए, वो अपथ्य है। तो ये अपथ्य की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, यस, सरप्राइजिंग। यस। तो ये भी एक मिथ है। लोग काफी वो शौक से ये सारी चीजें खाते हैं। उड़द का भी काफी ज्यादा यूज होता है, स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में ज्यादा यूज होता है उड़द का। तो वो आपकी एलर्जीज को काफी, इन्फ्लेमेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। तो एग्जिस्टिंग अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है, तो आपको ऐड ऑन कर देगी। तो आइडियल, जैसे मुझे इन्फ्लेमेशन काफी जल्दी हो जाती है, आई गेट इन्फ्लेम वेरी इजीली, तो आई कम्प्लीटली ट्राई टू कम्प्लीटली अवॉइड उड़द दाल, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो ऐसे कुछ चेंजेस, वही बात हो गई ना कि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से भी अपना खाना बनाते हैं। इवन फर्मेंटेड फूड्स भी सबको सूटेबल नहीं। हाँ, सबको सूट नहीं करते हैं फर्मेंटेड फूड्स B12 डेफिशिएंसी में ज़्यादा काम आते हैं। जिनको B12 डेफिशिएंसी होती है, तो उनको जो कर्ड राइस जो बोला जाता है ना, या दही, और उसमें तब देखो, अब दही का वर्णन क्या है कि हाँ, अब दही खाना चाहिए। तो मैंने वही बोला ना कि कंप्लीटली बैन किसी चीज़ का नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आपकी प्रकृति की क्या है। ऐसा नहीं सुना है कि दही को आप करी बनाकर यूज कर सकते हो। बढ़िया, दही को कभी गर्म नहीं करना चाहिए।
अच्छा, दही को गर्म नहीं करना चाहिए, दही में नमक नहीं डालना चाहिए। आप में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो ही खत्म हो जाते हैं जब आप उसमें नमक डालते हो। दही को हमेशा मीठे के साथ लेना चाहिए, आइडियली गुड़। तो आपने देखा है कि जब भी मतलब हमारी दादी या मम्मी जब हम बाहर कोई अच्छा काम करने जाते थे, कुछ मीठा हो जाए जो आजकल चॉकलेट्स के लिए यूज़ हो रहा है, वो उसके लिए बनाया गया था कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते थे तो ऐसा बोलते हैं ना गुड़ और दही खिला देते हैं ना, तो वो मीठे के साथ ही आपको दही लेना चाहिए। दूसरा जो आपने कढ़ी की बात की, तो कढ़ी हमेशा छाछ की बनानी चाहिए, दही की कढ़ी नहीं बनानी चाहिए। एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, सब लोगों को पता ही नहीं है कि छाछ की भी कढ़ी बनती है क्या। मैंने आज तक अपने घर के अलावा जहाँ भी कढ़ी खाई है, मैंने दही की ही कढ़ी देखी है या उनके घर में दही की ही कढ़ी बनती है। तो लोगों को ये नॉलेज या फिर ये फैक्ट नहीं पता है कि दही के अंदर नमक नहीं मिलाना चाहिए। आप फिर आपने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ले ली ना, सारी गुड बैक्टीरिया तो आपने खत्म कर दी। नाउ इट इज जस्ट ब्लैंड, तो आप खा लो उसको अगर आपको खाना है तो। बट व्हाई वुड यू ईट समथिंग दैट डजंट प्रोवाइड यू न्यूट्रिशनल वैल्यू? ट्रू। और दूध डेली कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत अननेचुरल है और कोई भी क्रिएचर ऐसा नहीं है जो दूसरी स्पीशीज दूध का भी कंज्यूम कर। देखो आयुर्वेद में दूध के बारे में जो वर्णन किया गया है ना, सर्वश्रेष्ठ दूध माना गया है भैंस का, हम्म क्योंकि गाय का दूध माना गया है अमृत। तो अगर आप आयुर्वेद की बुक्स पढ़ोगे तो कभी भी दूध की कैटेगरी में गाय का दूध डाला ही नहीं गया है। सही। और गाय का दूध भी आयुर्वेद में बहुत स्पेसिफिकली बताया कि जो देसी गाय है जिस रीजन की, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो ठार पार कर एक गाय आती है, क्योंकि ठार डेजर्ट है उसको पार करके आई है तो उसका नाम है ठार पारकर। ऐसे गिर गाय है आपकी गुजरात में, तो ये देसी गाय है। ये मैक्सिमम जो दूध देती है वो 2 से 3 लीटर दूध एक टाइम का देती है, तो उसे अमृत कहा गया है। ना कि आजकल जो हॉलिस्टन गाय चल रही है, जो मिक्स ब्रीड चल रही हैं, जो कि सिर्फ एक कह सकते हैं कि बस दूध का प्रोडक्शन के लिए ये प्रोडक्शन हाउस बन चुकी है। तो आयुर्वेद कभी भी जर्सी गाय या मिक्स ब्रीड का तो दूध बताता ही नहीं है। फिर दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ कि दूध को डेली कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, मुझे पसीना बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो ये मेरी प्रकृति का, तो मुझे काम करने वाली चीज़ें चाहिए, तो मैं दूध डेली लेता हूँ, बट मैं लेता हूँ रात को। अब सपोज़ कीजिए किसी का डाइजेशन नहीं सही है, क्योंकि दूध की जो क्वालिटी बताई गई, गुण बताया जाता है मेरे में, वो गुरु बताया, गुरु मतलब भारी होता है, दूध नहीं पच पाता हर किसी को। तो दूध पचाने के लिए लोग बोलते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, कहावत भी होती है गाँव में कि दूध पीता है तो मेहनत भी करता है। तो आपकी प्रकृति कैसी है, आपका रूटीन कैसा है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको दूध डेली पीना है या नहीं पीना है। बट दूध आपकी मूड को बहुत अच्छा करता है, ये भी आयुर्वेद में लिखा गया है कि दूध आपके मूड को बहुत अच्छा करता है। दूध सोने से पहले इसीलिए पीना चाहिए क्योंकि आपके कुछ ऐसे सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन आपके रिलीज होते हैं जिससे आपको नींद आती है, कामनेस आती है। दूध आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूध पीना चाहिए सबको, बट डिपेंड करता है आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपका डाइजेशन वीक है, एक सबसे बड़ी बीमारी आयुर्वेद में मंदाग्नि बताई गई है। इस मंदाग्नि के चलते बहुत बीमारियां होती है। मंदाग्नि मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, और आयुर्वेद यही कहता है कि गट से ही सब कुछ होता है। अगर आपको मंदाग्नि है तो आप दूध अवॉइड कीजिए, फिर आप दूध को उस वे में लीजिए जिस तरीके से मतलब आप वो न्यूट्रिशनल वैल्यू ले सके। जैसे आप छाछ पी लीजिए, छाछ हमेशा ईजिली पच जाती है। तो डेयरी प्रोडक्ट में आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है कि आपको लेना क्या है। जहाँ भी मतलब आयुर्वेद में दूध की बात की गई है तो वो गाय, देसी गाय का ही दूध है, वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी बहुत स्पेसिफिकली लिखी गई है। जहाँ तेल की बात होगी वहाँ हमेशा तिल के तेल की बात होगी, जहाँ दाल की बात होगी वहाँ हमेशा छिलके वाली मूंग की दाल की बात होगी, क्योंकि ये शुरुआत में लिख दिया गया कि जहाँ ये चीज़ें मतलब ये सर्वश्रेष्ठ बताई गई है आयुर्वेद के हिसाब से। तो गाय का दूध तो बहुत सी बीमारियों को हल करता है। गाय के दूध और गाय के घी से, गाय का घी नाक में भी डाला जाता है, नस्या बोलते हैं उसको, आंखों में भी लगाया जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कैसी है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि लैक्टोज इंटॉलरेंसी भी जो बढ़ रही है, हो सकता है इसके पीछे भी ये रीज़न हो, मुझे नहीं पता क्योंकि उन बुक्स में लिखा हुआ नहीं है जो हम पढ़ते हैं, या आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा। बट हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिल्क वी आर गेटिंग दिस, क्योंकि आज तक वो नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है, बिकॉज मिलावट इतनी हो रही है। अगर आप किसी भी डेयरी में जाके देख लो कि दूध कैसे निकलता है, क्योंकि मैंने काम किया है लॉकडाउन में डेयरी में ना, तो मुझे पता है दूध निकलता कैसे है। तो अगर आप देख लोगे कि गायों के साथ सलूक कैसा किया जा रहा है, क्योंकि गाय हमारे धर्म में और आयुर्वेद में माँ मानी गई है, पूरी पृथ्वी पूरे संसार की माँ गाय मानी गई है। तो
उसी गाय का दूध हमारे लिए अमृत ही होगा, क्योंकि वो माँ है। और जो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट चीज़ें आ रही है, मुझे लगता है मोस्टली केमिकल बेस्ड चीज़ें हो रही है। इस वजह से हमारी बॉडी उसको अडाप्ट नहीं कर रही। जैसा दीदी ने बताया कि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो अच्छी चीज़ें अडाप्ट करती है और बुरी चीज़ें अपने आप वो मना करती है। तो दूध का तो यही है। हाई प्रोबेबिलिटी। एक और चीज़ मैंने पढ़ी है कहीं कि जब हम हल्दी लेते हैं ना, हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कर्क्यूमिन, वो बिना ब्लैक पेपर के इंग्रेडिएंट्स, जिसको आई गेस पाइपरिन बोलते हैं, उसके एब्जॉर्ब नहीं होता है, या भी आई गेस वो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर उसका ये फैक्ट है कि उसका एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है। बढ़ जाता हाँ, एब्जॉर्ब होता है। रादर देन दिस इट इज कि आप कर्क्यूमिन है वो ऑयल में एब्जॉर्ब, फैट सोल्यूबल है वो, तो आपको उसको दूध के साथ या सब्जी के साथ, क्योंकि उसमें फैट होता है, दूध में फैट है, सब्जी तेल में या घी में आप बनाओगे, जिसमें भी बनाते हो, तो उसमें फैट आ जाता है। तो अगर आप सिर्फ पानी में घोल के ले रहे हो तो वो आपको एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी, बट आप फैट सोल्यूबल, अगर आप फैट के साथ उसको लोगे तो आप उसको एब्जॉर्ब करोगे। दूसरी बात जो अपनी काली मिर्ची की बोली, तो काली मिर्ची से उसका एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है, वो और बेटर एब्जॉर्प्शन का हो जाता है। ये बात ऐसे रहे। तो आप एक मुझे परफेक्ट रेसिपी बताओ हल्दी दूध की, मोस्ट इफेक्टिव हल्दी दूध। ये बता, ये पीता है क्योंकि दूध। हल्दी दूध बनाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग पानी में पहले हल्दी डाल के उसको हल्का सा उबाल के फिर डालते हैं, बट एक्चुअली ना हल्दी दूध कच्ची हल्दी से बनता है। हम डालते हैं उसमें पाउडर वाली हल्दी, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसका ना तासीर बदल जाती है। तो हल्दी आपको हमेशा कच्ची हल्दी लेनी पड़ती है, उसको हल्के से पानी में आप उबाल लीजिए। उसके बाद आप जिस भी क्वांटिटी में आप दूध लेते हैं उसमें अपनी दूध डाल के उसे उबाल के और उसे आप पी सकते हैं रात को। दूध, अब जैसे तासीर की बात कर रहा हूँ, तो हल्दी की तासीर गर्म होती है, दूध की तासीर ठंडी होती है, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी ना करे। जैसे मैं हल्दी का दूध नहीं पी सकता, कुछ लोग डेली हल्दी का दूध पीते हैं, तो वो एक टाइम बाद आके उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनको लूज मोशन, ऐसी चीज़ें जो आपकी गर्म होने से, पेट गर्म होने से होने लगती है। तो कोई भी चीज़, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आपको कॉन्स्टेंटली ही उसको कंज्यूम करना है। अगर मैं औषधि की बात करूँ, हल्दी का दूध एक औषधि है, ना कि एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपका जो ये काली मिर्च है, काली मिर्च आपने देखा होगा पहलवान जो बादाम रगड़ा पीते हैं, आपने शायद सुना हुआ या देखा होगा, तो बादाम रगड़ा जो बनता है उसमें काली मिर्च डल रही है। हाँ। आपने देखा होगा जो भांग घोटी जाती है उसमें काली मिर्च डलती है, क्योंकि ये चीज़ें आपके बीपी को लो करती है, उसको मेंटेन करने के लिए काली मिर्च डाली गई है। काली मिर्च भी एक औषधि ही है एक तरीके की। तो इस तरीके से आपको औषधियों को बाकी प्रकृति को देखते हुए यूज करना पड़ता है। राइट। और सैलेड, क्या सैलेड कौन से फॉर्मेट्स में ज़्यादा हेल्दी होता है, या सैलेड वाइडली सबके लिए हेल्दी हो? नहीं, कोई भी चीज़ आप उठा लो, ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ है जो सबको सूट करेगी या ये एक चीज़ है जो किसी को भी सूट नहीं करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई वो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रकृति पे डिपेंड करता है वो हर चीज़ का। दूसरा, मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सैलेड से, जो आजकल रील्स चल रही हैं, जो ये हो रही है, मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनसे, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज़ लुकिंग प्रिटी यू आर कंज्यूमिंग इट, यू डोंट नो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ये आज जैसे पालक पनीर है ना, पालक का अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पनीर का अपना न्यूट्रिशनल है। जब आप इनको कंबाइन कर देते हो ना, ये एक दूसरे को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, लेकिन हम आराम से खा रहे हैं पालक पनीर। तो आप ये भी तो देखो साथ में, जब आपने मील प्रिपेयर कर रहे हो कि ये मैंने चीज़ ये मैंने चीज़ ये है, इसको मिक्स करने से उसका इफेक्ट नल हो रहा है या वो आपको साइड इफेक्ट कर रही है, तो उसके लिए वर्ड दिया गया है आयुर्वेद में विरुद्ध आहार। तो कुछ आहारों को इंडिपेंडेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट व्हेन यू मिक्स देम विद समथिंग, जब आपने उन दोनों को मिला दिया तो वो आपका खराब हो गया। जैसे सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ यस, हाँ, सर्टेन एग्जाम्पल, खीरा और खीरे का जो रायता हम करते हैं, अच्छा, अपना दही के भी अपने कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं, खीरे के अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जब आप इसको कंबाइन कर देते हो तो ये एक दूसरे का ऑब्जॉर्प्शन खराब कर देती हैं, तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। यस। तो और ऐसे क्या एग्जाम्पल हैं? शेक्स हो गए सारे। शेक, फ्रूट्स के जो शेक होते हैं, तो ये क्या होते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं आपके पेट में और फिर आपको ब्लोटिंग हो जाती है। तो यस, तो वो आपको जो आपके स्ट्रॉबेरी शेक्स है, स्पेसिफिकली सिट्रस जो आपके फ्रूट्स होते हैं ना, उनको आपको दूध में कभी नहीं मिलाना चाहिए। ओनली वन थिंग इज एडवाइस कि आप उसको दूध में मिला सकते हो, दैट इज आपके स्वीट राइपन फ्रूट्स, और जिसमें आता है आपका मैंगो। तो इसलिए जो आम रस बनता है, जो मैंगो शेक बनता है, वो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होता है, हमारे राजस्थान में तो बहुत खाया जाता है, तो वो एक्सेप्टेड होता है, वो आप खा सकते हो, क्योंकि वो राइपन है, वो स्वीट है, वो आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड बाई प्रोडक्ट ये आपको हार्म नहीं करेगा। तो ये दूध और नमक नहीं मिलाना चाहिए कभी साथ में। तो ऐसे एक मूवी का डायलॉग भी है ना, ये तो है ही दूध में नमक, मतलब इट इज रॉन्ग।
तो हम जो पास्ता खाते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज मिल्क एंड सॉल्ट। तो 1 दिन में 2 दिन में फ़र्क नहीं पता चलता। एंड इन दिस वर्ल्ड ईटिंग इट वंस इन अ व्हाइल इज, आई विल से, इट इज स्टिल ओके, बट व्हेन यू मेक इट अ रेगुलर हैबिट देन इट इज रॉन्ग। तो आप डेली अगर उसको खाओगे तो धीरे धीरे ये बोला जाता है कि जब आप 2 सफ़ेद चीज़ों को मिक्स करते हो तो आपको स्किन डिजीजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाइडली जगह अगर आप इसको डेली खाते रहोगे, बट इसका भी क्लॉज है, जहाँ पे जो चीज़ बनी है, जहाँ पे जो चीज़ खाई जाती है, उन लोगों को वो चीज़ पच जाएगी। जो चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ इस एरिया में उगाई जा रही है, तो वो उग ही इसलिए रही है क्योंकि वो नेचर आपको बता रहे कि ये चीज़ आपको खानी है, अगर आप यहाँ रह रहे हो तो। ठीक है? तो उस हिसाब से जो नेचर ने उस ऋतु में यानी सीजन में, उस रीजन में जो चीज़ बनाई है, आप वो ही कंज्यूम करें। हमारे घर में भी रिसेंट एग्जांपल है, रेड राइस को बेस्ट राइस बताया है आयुर्वेद ने। इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट राइस कंपेयर टू योर ब्राउन राइस, योर ब्लैक राइस, योर व्हाइट राइस, इट इज द बेस्ट राइस। लेकिन ये होता है साउथ में, केरला के साइड पे ये उगता है, वहाँ के लोग बहुत कॉमनली इसको खाते हैं। तो वी डिसाइडेड कि भाई इतना अच्छा है तो वी शुड ऑल्सो ट्राई दिस। व्हेन वी ट्राइड दिस, somebody, my mother started having, उनके लेग्स में पेन होने लग गया, मुझे काफ़ी हैवी हैवी फील होने लग गया, मेरे पापा को सूप थिंक किया वो जी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज सेइंग कि जो चीज़ जहाँ उग रही है उसको वही खाना है। और हम क्या कर रहे हैं सैलेड्स में? एवोकाडो, और आपको 150 रुपए का एवोकाडो, लेकिन खाना है क्योंकि आजकल एवोकाडो टोस्ट बहुत फेमस है। वो एवोकाडो जब यहाँ उगाया ही नहीं गया, जो यहाँ बना ही नहीं, तो वो हमको नुकसान ही करेगा। फर्स्ट तो आपकी पॉकेट खाली करेगा। जो भी आप कभी फ्रोजन फूड लोगे या किसी दूसरी कंट्री का या दूसरे रीजन का आप फूड अपने यहाँ पे लोगे, तो अगर कोई चीज़ वहाँ पे जनवरी में उगी है, आप यहाँ पे उसको मार्च में खा रहे हो, तो डू यू रियली थिंक कि वो नेचुरल वे में प्रिजर्व की गई है? उसको अननेचुरल वेज में प्रिजर्व किया गया, प्लास्टिक में रैप किया गया है, उसको इंजेक्शन देके उसको होल्ड किया गया है कि वो राइपन ना हो जाए, या उसको आर्टिफिशियली राइपन किया गया है। तो वो चीज़, वो सैलड आपको कैसे फायदा दे देगी? सेकेंड थिंग, मोस्टली जो सैलड्स होती है वो कोल्ड होती है, मोस्टली फ्रिज में हम रखते हैं कट करके वेजिटेबल्स या जो भी सैलड्स जो बनाते हैं। तो सेकेंड थिंग इज कि आपको फ्रोजन फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो वीर्य जिनका ठंडा है, जिनकी तासीर ठंडी हो, वो खाने पाओ। ठंडा खाना नहीं खाना है। ठंडा खाना तो जहर के बराबर भी माना गया है कि अगर ये खाने में 3 घंटे क्रॉस कर दिए तो इसको खाना ही है। फ्रिज हमको दिया है, चीज़ें प्रिजर्व करिए, आप बाहर से लेकर आ रहे हैं सब्जी, या ट्राई करिए एकदम हैंड टू हैंड आप कर सकते, बट इन दिस एरा इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन चीज़ों के लिए आप उसको रखिए। बट आपने काट के, प्याज काट के और टमाटर काट के आपने फ्रिज में रखा है, उसमें कितने बैक्टीरियाज आ जाएंगे, कितने हार्मफुल केमिकल्स, एक तो ओपन रख देते हैं, प्लास्टिक में रख देते हैं, और अनियन को तो कट करके रखना ही नहीं चाहिए। लोग आजकल क्या करें, आइस क्यूब्स बड़े फेमस हो रहे, ग्रेवी के आइस क्यूब्स बना देते हैं, हमको सेट कर देते हैं और नेक्स्ट डे पूरे हफ्ता उसको यूज़ करते हैं। मतलब क्या ही अब इसके बारे में बोलें। जो आप प्याज काटते हैं ना, पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे प्याज का, कुछ जो बीमार होता था ना उसके पास कटा हुआ प्याज रखते थे, क्योंकि वो सारे माइक्रोब्स जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने क्या खाया? जब आपने वो जो प्याज काटे का, इन्वायरमेंट के जितने माइक्रोब्स थे सब इकट्ठा हो गए उस प्याज में, और वो आपने खा लिया। अब आप कैसे हेल्दी रहोगे फिर? तो हम क्या करें, सैलेड, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल होगी, ये सैलेड है, ये सैलेड है, तो हमने वो बस ट्रेंड क्योंकि चल गया तो आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बट एज एन ऑडियंस शुडंट वी बी मोर केयरफुल अबाउट एटलीस्ट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग? चलो बाकी चीज़ें तो एक बार को छोड़ दो, कोई ट्रेंड है, लेकिन अगर आपका खाना खा रहे हो, आपका जो शरीर का फ्यूल है जिससे आपकी पूरी बॉडी चल रही है, जो जठार अग्नि है, जो हमारी सबसे प्रिवेलेंट है, आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हो, आप उसको ठंडा खाना दे रहे हो, फ्रिज में रखा हुआ कटा हुआ सैलेड आप दे रहे हो, फ्रोजन पीस, फ्रोजन कॉर्न्स आप खा रहे हो, वो रियली, डू यू रियली थिंक वो आपका जो ठंडा, आप जब भी खाना खाते हो ना, ठंडा पानी भी पीना मना किया गया, वो आपकी जठार अग्नि को शांत कर देता है। इसीलिए आइसक्रीम जो लोग खाना खाने के बाद खाते हैं ना, नहीं खानी चाहिए वो। आपने क्या किया, सिस्टम इंजन स्टार्ट हुआ, आपने खाना खाया, आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे ही आप खाना सूंघते हो ना तभी से हमारी बॉडी एक्ट करना स्टार्ट कर देती है डाइजेशन के लिए। वी हैव रेड अबाउट दिस राइट, कि आप अच्छा सूंघना, खाना अच्छा देखना, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से अपनी बॉडी प्रिपेयर कर लेती है। वो आपने मोटर तो चालू की, खाना भी उसको दिया, लास्ट में आपने क्या किया, अपने दे के मारी आइसक्रीम, वो जठार अग्नि हो गई ह्यूमन। और वो खाना कैसे पचेगा? लगना ही है भारी पेट, होना ही है कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद होनी ही है एसिडिटी उसके बाद। लाइक आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हाई पीपल आर गेटिंग सिकर डे बाय डे। हाँ,
जो आप मेडिसिन ले रहे हो, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, जो सिंथेटिक केमिकल्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उनका रोल है, बट इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है। हम कई बार एवोकाडो होगा हेल्दी, अब जहाँ वो उगाया जाता है वहाँ के लोगों के लिए है वो बहुत हेल्दी, लेकिन आपकी बॉडी बनी है उसको खाने के लिए, नहीं बनी है। जब साउथ इंडियन फूड नॉर्थ इंडियन के लिए नहीं बना है, नॉर्थ इंडियन फूड साउथ इंडियन के लिए नहीं बना है, जो वो नहीं पचा पा रहे उस खाने को, तो आपको लग रहा है इतने हज़ारों किलोमीटर दूर जो चीज़ बनाई गई है वो हमको पच जाएगी, नहीं पचेगी। तो हमको सिर्फ एक फोकस करना है, हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना है। 99% आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, ओनली इफ योर डाइजेशन पावर इज स्ट्रॉन्ग, इफ योर डाइजेशन फायर इज स्ट्रॉन्ग। और क्या सैलेड्स में कभी कभी ना कुक्ड बीन्स भी डाल देते हैं और रॉ वेजिटेबल्स दोनों को मिक्स करके और ड्रेसिंग, तो वो आपको सभी भी कुक्ड और अनकुक्ड फ्रूट को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। और फ्रूट्स में भी रहता है ना, फ्रूट डिश में मल्टीपल फ्रूट्स या एक सेम फ्रूट का डिश आप खाओ तो बहुत फर्क पड़ता यस, बहुत फर्क पड़ता है उसका। आयुर्वेद का जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है ना, वो षड रस का है। दो रस के आधार पे फूड को डिवाइड करते हैं, तो 6 रस आयुर्वेद कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स को डिफाइन नहीं करता है। आयुर्वेद उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओके। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस का है। कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का षड रस यानी कि 6 रस आपको क्या मिल रहा है किसी चीज से, तो आपका मधुर रस, कटु रस, तिक्त रस, आम्ल रस, कसाई रस और एक और लवण रस, तो ये 6 रस होते हैं। इन आप जब भी अपनी प्लेट आप डालते हैं, अपना खाना डालते हैं, तो ये सारे 6 रस आपके प्लेट्स में होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट, not the carbs and proteins, and that is not called as balanced diet according to Ayurveda. तो बेस्ट क्यूजीन कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट की? बेस्ट क्विजीन आप ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, दाल चावल ले लीजिए, ये आप बेस्ट क्विजीन है। अब खिचड़ी में हमने दाल भी डाल दी है, हमने जो चावल है वो मधुर रस के आ जाते हैं। जब आप उसमें हल्दी डाल रहे हो, आप उसमें धनिया डाल रहे हो, धनिया कसाई रस में आ जाता है। तो ये इतना ब्यूटीफुली हमारी मतलब कुकिंग भी इतनी ब्यूटीफुल है कि जो हमारे इंडियन वेजिटेबल्स आप देखोगे जिस तरीके से वो पकाई जाती है, उसमें सारे 6 रस आ जाते हैं। नमक डलता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तीखा डलता है हमारे यहाँ पे, कड़वा डलता है, जैसे कटु रस हो गया, ये डलता है। तो ये सारी चीजें डलती है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस डाइट हो जाती है। और आपको जो क्या कहते हैं घी हो गया, तो वो आपकी चिकनाई आती है, हम डालते हैं ना घी इसके अंदर खिचड़ी के ऊपर, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस डाइट है। अगर आप इंडियन वे में किसी चीज को बनाओगे तो आपकी कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, आपकी बैलेंस डाइट उसमें आ जाती है सारी चीज। ऑलराइट, ओके। और ये आयुर्वेद काउंसलिंग से पहले आप आई गेस ब्यूटी ब्लॉगर हुआ करते थे और आप स्किन केयर टिप्स देते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यू आर करेक्ट। हाउ डिड यू स्विच टू इट? एक्चुअली वो मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था दैट आई वांट टू बी दिस, बिकॉज आई ऑलवेज एंजॉयड स्टडिंग एंड आई वाज दैट टिपिकल कॉर्पोरेट गर्ली जो कॉर्पोरेट लैडर क्रॉस करना चाहती थी, और साथ में बस मुझे अच्छा लगता था ड्रेसअप होना, अच्छे कपड़े पहनना, ऐसे सुंदर दिखना, इस तरीके की चीज़ें। तो साथ में मैंने पेज स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट मैंने किया था अफोर्डेबल ड्रेसिंग से, कि आप अफोर्डेबल कपड़े कैसे ले सकते हो, तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे ब्रांड डील्स आने लगी स्किन केयर से। मैं उतना स्किन केयर करती नहीं थी पहले, मतलब घर में कभी सिखाया ही नहीं गया कि कॉस्मेटिक यूज भी करना है क्या। घर में से कोकोनट ऑयल ही सिखाया गया कि बस वही लगाना है, तो वही लगाया था बचपन से। तो फिर ये ब्रांड डील्स आने लगी, फ्री के प्रोडक्ट्स मिलने लगे, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के पैसे मिलने लगे, तो मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर जाती चली गई। एंड आई रियली बिलीव दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ माई PCOS एज वेल एंड माई एलर्जीज। यस, दैट इज वेरी बिग रीजन, क्योंकि जब आप ये स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हो, इट इज प्रूवन, मेडिकल साइंटिस्ट को प्रूव किया कि आपके जो सनस्क्रीन है, जो आपके लोशन या जो भी आप चीज़ें स्किन केयर में लगाते हो, ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती है। जहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस हुआ वहाँ PCOS हो गया। विमेन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट हार्मोन बैलेंस है वो पीरियड से रिलेटेड है, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हार्मोन इम्बैलेंस है। तो आई रियली बिलीव कि ये मेरा बहुत बड़ा रीज़न का PCOS का होने का। तो आई वॉज यूजिंग इट 1.5 year, like back 1.5 year, I was using everything and I never realized, क्योंकि आपको स्किन केयर पोर्ट्रेस किसी के, अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी स्किन तो अच्छी हो ही नहीं सकती है। अगर आपने हाइड्रेटिंग मास्क नहीं लगाया, अगर आपने हफ्ते में एक बार ये वाला स्क्रब यूज नहीं किया, तो आप तो सुंदर दिख ही नहीं सकते हो। आपकी स्किन तो ऐसी हो जाएगी, सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपको ये हो जाएगा। मतलब हमको सन इज द मेडिसिन एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम मेडिसिन, लाइक हाउ सिली वी कुड बी, राइट।
तो ये चला काफ़ी साल, आई थिंक 3, 4, 5 काफ़ी साल मैंने ऐसे स्किन केयर धीरे-धीरे करके मेरा इंक्रीज़ होता गया। एंड धीरे-धीरे मुझे ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए, मेरा फेस पूरा टाइम रेड रहता था। आई स्टार्टेड हैविंग बैक एक्ने, फेस एक्ने जो मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई। लाइफ में मुझे कभी पिंपल नहीं हुए। अचानक से मुझे ये सब होने लगा और उन पिंपल्स को ठीक करने के लिए मैं और स्किन केयर यूज़ करने लगी। ये वो बैक एक्ने को ठीक करने के लिए मैं और स्किन केयर यूज़ करने लगी एंड मेकअप प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट ऑलमोस्ट डेली। और फिर पीसीओएस हो गया, एलर्जीज, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। आई गेन्ड ऑलमोस्ट 10 kgs in that duration. Within 2 to 3 years I gained more than 10 kgs. And then one day it hit me. And my brother and my father has the biggest role in that. They pulled me कि you're not going in the right direction. Even him and I had a discussion as well where he was telling me कि यार थोड़ा तेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो I was that girly, अरे ये तो बॉडी पॉजिटिविटी है, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है किसी को कि वेट बढ़ रहा है, आप बॉडी शेम कैसे कर सकते हो मुझे। They really, we were sitting in a car, I remember, and I started crying because he said that I'm gaining weight. I knew that I'm gaining weight. एंड बट कोई दूसरा बोलता है ना, और पीसीओएस में आपके हार्मोन भी इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं कि आपको रोना जल्दी आ जाता है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो दैट वाज आल्सो वन रीजन, बट आई वाज एक्चुअली हर्ट एट दैट टाइम कि मेरे घर वाले अगर मुझे मोटी बोलेंगे या मुझे ऐसे बोलेंगे तो बाहर वाला कोई कैसे क्या करेगा, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, आई रियलाइज लाइक या ही इज करेक्ट। लाइक मेरी बॉडी तो शुरू से ऐसे नहीं थी ना, ये अभी रिसेंटली हुई, तो व्हाट एम आई डूइंग, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग दैट आई एम डूइंग। देन आई स्टार्टेड, नहीं अब मैं जिम जाऊंगी, अब मैं बहुत फिजिकल एक्टिविटी करूंगी और मुझे ये वेट कम करना है। मैं सुबह उठती थी, 40-45 मिनट में योग करती थी। मैं ऑफिस 6 किलोमीटर दूर था, मैं साइकिल से ऑफिस जाती थी। एंड बैंगलोर इज ऑन अ हिल, आई वॉज लिविंग इन बैंगलोर, तो अप हिल एंड डाउन हिल आई यूज टू साइकिल। 12 किलोमीटर में डेली साइकिलिंग करती थी। आने के बाद मैं जिम जाती थी, ठीक है, और फिर मैं खाना जो भी वहाँ पे मेरे को अवेलेबल था वो मैं खाना खाती थी। मेरा वेट कम नहीं हुआ। और यस, मेरा ऑफिस 5th फ्लोर पे था और मेरा रूम भी 5th फ्लोर पे था। मैंने लिफ्ट लेना बंद कर दिया। दिन में कितनी बार आप अपने रूम से ऊपर नीचे होते हो, कितनी बार अपने ऑफिस में, मेरा हॉस्पिटल जॉब था तो मेरा वॉकिंग का काम काफ़ी ज़्यादा था। मैं सिटिंग जॉब नहीं था उस टाइम पे। मैं इतना वॉक करी थी, 10 किलोमीटर से 10,000 स्टेप्स इज नथिंग दैट टाइम व्हाट आई वाज डूइंग, बट आई वाज नॉट लूजिंग वेट एट ऑल। एंड देन इट हिट मी दैट समथिंग इज रियली रॉन्ग विद माई बॉडी। इतना फिजिकल एक्टिविटी 2-2 घंटे अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, एंड इफ इट जस्ट वेट दैट आई एम गेनिंग, तो इट शुड रिड्यूस आइडियली। तो क्यों नहीं हेल्प कर रही है मुझे ये सारी चीज़ें। देन आई टॉक टू माई फादर, ही इज ऑल्सो एन आयुर्वेदिक वैद्य। He has 25 years of experience in this and he lives Ayurved. We have seen him living Ayurved. Then he was the one who said कि बेटा सबसे ज़रूरी है आपका हेल्थ। वो है ना परम फर्स्ट सुख, क्या बोलते हो, पहला सुख निरोगी का। पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी कोई काम की नहीं। कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में, कितनी अच्छी आपकी जॉब है, कितने अच्छे आपके रिलेशनशिप है, कितने अच्छे आपकी फैमिली है, नथिंग इज गोइंग टू मैटर अनटिल यू आर हेल्दी फ्रॉम विद इन। देन इट हिट मी एंड इट टुक मी रियली लॉन्ग कि यार मैंने इतना काम करके मैं आज यहाँ पहुंची हूँ अपनी कंपनी में, मैं कैसे छोड़ दूँ ये सब कर दे। और then I decided, let's take a leap of faith and let's trust this and let's go ahead. I left my job, I left everything that I worked for. I recently got promotion, I recently got a rise in my pay, and it was not easy. And once you become independent, once you feel like you are independent and leaving everything just to be healthy, it's not easy. It was not easy. And then I decided कि मैं ठीक होती हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। लेट मी बी, एक बार मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज समथिंग इज रियली रॉन्ग इफ आफ्टर डूइंग दिस आई एम नॉट बीइंग हेल्दी। देन मैंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, मैंने रूटीन फॉलो किया, मैंने सारी वो चीज़ें की जो हमने अभी अभी डिस्कस की, पूरा रूटीन फॉलो किया, खाना सिर्फ 2 बार किया, और जो मुझे मेरी बॉडी, मेरी प्रकृति के हिसाब से, मेरे डिजीजेस के हिसाब से जो मुझे खाना चाहिए वो खाना खाना मैंने चालू किया। ऑलमोस्ट फॉर 1 month आई एट दाल का पानी, चावल का पानी, उबली दाल। Almost for 1 month. I did not eat anything else. Sorry, I did not eat anything else for almost 1 month. और मैंने घी खाया है, घी मैंने पिया है, मतलब इतना घी मैंने पिया है। You would think कि कोई इतना घी पी के तो मोटा होना चाहिए ना। I lost 10 kgs within that time span that I was taking my Ayurvedic treatment.
आई वॉज बॉर्डरलाइन प्री डायबिटिक, आई वॉज बॉर्डरलाइन थायराइड। जिस हॉस्पिटल में काम करी थी उन्होंने मेरे मेडिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने बोल दिया था कि अब आप लाइफ टाइम थायराइड के मेडिकेशन खाओगे, लाइफ टाइम आप डायबिटीज़ के मेडिकेशन खाओगे, लाइफ टाइम आप पीसीओएस हार्मोनल मेडिकेशंस खाओगे। ये तो आपको अब ये सब बाय प्रोडक्ट है, लाइफ टाइम एंटी एलर्जिक्स खाओगे। तो ये मेरी मेडिकेशन तो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, वो प्रिस्क्रिप्शन तो मुझे मिल गया था। देन मैं आयुर्वेद में स्विच हुई। मैंने योग में पहले भी करती थी, लेकिन वो ये ना एक सराउंडिंग पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है आपको हेल्दी रहने के लिए। जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू जिम, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग योग, यू आर नॉट गोना बी हेल्दी। लोगों को लगता है कि अभी हम योग करेंगे 1 महीने में हमारी सारी बीमारियां चली जाएगी। नहीं, इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट, हार्डली 1/10 पार्ट ऑफ दैट। आपको पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए। दैट इज़ वॉट माई ब्रदर, माई फैमिली, माई मदर एंड माई पेरेंट्स हेल्प मी डू। वो इकोसिस्टम बिल्ड करने के बाद विदिन 3 मंथ्स आई वाज अनरिकॉग्नाइजेबल, आई लॉस्ट 10 केजीज। उस दिन के बाद से आज तक मैंने एक भी एंटी एलर्जिक नहीं खाई है। बट आई एम ऑल्सो नॉट ईटिंग द फूड दैट आई नो दैट विल इन्फ्लेम मी। आई कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क, आई कैन नॉट डाइजेस्ट ग्लूटेन, आई डू नॉट ईट दैट। And if rarely once in a while I do, when I don't have the option, then I make sure that next day मैं काफ़ी healthy या काफ़ी कम खाना खाऊं, जिससे कि मैं जो भी मेरे बॉडी में उसके इफेक्ट्स आए उनको मैं calm डाउन कर सकूं। क्योंकि 100% कोई चीज़ फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। और आपका ट्रैवल का जॉब है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड आफ्टर दैट मेरा पीसीओएस, डायबिटीज़ मैंने टेस्ट कराया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल विदिन जस्ट 3 मंथ्स। परफेक्ट, परफेक्ट। आपने प्रोडक्ट्स की बात की, तो एक स्मार्ट कंज्यूमर कैसे इवैल्यूएट कर सकता है? क्योंकि अभी तो मोस्टली ब्रांड्स आयुर्वेदिक के 1-2 इंग्रेडिएंट्स डाल के और उनको आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे मार्केट करता है। बट हाउ कैन अ स्मार्ट कंज्यूमर नो कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए फॉर आवर स्किन? अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मार्केट में, तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट हर किसी को सूट नहीं कर सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आयुर्वेद मॉडर्न साइंस की तरह मार्केट हो रहा है। तो दैट इज़ वाई अगर आप देखो कि हम भी काफ़ी टाइम से आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा विजन ये है कि हम आयुर्वेद को फ्रंट एंड पे लाएं, बट हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आए, हमने कोई कंपनी नहीं बनाई अभी। बिकॉज वी आर थिंकिंग कि पहले लोग आयुर्वेद को समझ तो लें। तो हम कंसल्टेशंस देते हैं ऑनलाइन। पहले आपको आपकी प्रकृति समझनी पड़ती है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि नाड़ी परीक्षण होता है, कुछ आपके फीचर्स से, जैसा दीदी ने बताया। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रकृति समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लेना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। फंडामेंटली हम यहाँ गलत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि सपोज कीजिए प्रेक्षा दीदी को कोई चीज़ सूट करे तो मुझे भी वही चीज़ सूट करेगी। आयुर्वेद का प्रिंसिपल ही नहीं है ये। तो कैसे एक प्रोडक्ट आप सबको हेल्प कर सकता है? क्योंकि प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग तो बन नहीं रहा। प्रोडक्ट तो कंपनी के अकॉर्डिंग बनना है, जो कंपनी को बेचना है, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को काम आ गया, ज़रूरी नहीं है वो आपको हेल्प करे। इसीलिए आप देखोगे टेस्टिमोनियल्स में से हर 3 में से 1 टेस्टिमोनियल नेगेटिव हो जाता है। वो कंपनी के प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है, वो आपकी प्रकृति को सूट नहीं कर रहा है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप अपनी प्रकृति को समझें, उसके अकॉर्डिंग आप ये समझें, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से कंसल्टेशन लें या किसी आयुर्वेदिक वैद्य से ये समझें कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। उस प्रकृति के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो औषधि बहुत दूर की बात है। आयुर्वेद डाइट से ही सब कुछ ठीक कर देता है। आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है ना, वो डाइट है, ना कि औषधि। औषधि तो आयुर्वेद बहुत लास्ट में देता है, या फिर आपकी डाइट में उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए देता है। तो प्रोडक्ट की एज सच बहुत नीड है नहीं मार्केट में। जो मार्केट में, आप पहले उसको देखिए कि वो आपकी बॉडी के अनुसार है या नहीं, आपका वात पित्त कफ का क्या कॉम्बो है आपकी बॉडी में, और वो प्रोडक्ट के फिर क्या कॉम्बोज है। अब उसके लिए आपको ये समझना भी पड़ेगा, या आप अपने कंसल्टेंट से ये पूछिए कि वैद्य क्या ये चीज़ मुझे खानी चाहिए। अब उन्होंने आपको कुछ चीज़ें मना कर दी, सपोज कीजिए अशोका छाल आपको मना कर दिया। अशोका छाल बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है आजकल। अगर मैं बात करूं पीसीओएस और जो भी ऐसी टैबलेट्स या फिर जो भी ऐसी चीज़ें बन रही है जिससे पीसीओएस क्योर हो रहा है, उसमें अशोका छाल बहुत कॉमन एक इंग्रेडिएंट है। अब ज़रूरी नहीं है वो आपको सूट करेगा, आपको चेक करना चाहिए पहले कि आपकी प्रकृति क्या है। तो स्मार्ट बायर बनने के लिए पहले आपको एक स्मार्ट इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। देन ओनली आप प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू बहुत बात की बात है। पहले आप अपने आप को रिव्यू कीजिए कि आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है क्या, या आप किसी और को देख के बस वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि उसने बोल दिया यार कि मुझे बहुत अच्छा वो लगा है, आप भी करके देख लो। ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी क्या कह रही है आपसे, आपकी प्रॉब्लम क्या है, पहले कोर आप उसको समझिए। उससे पहले आप अपनी बॉडी की प्रकृति को समझिए। ओके। फिर भी अगर हम देखते हैं अर्ली 20s में या अर्ली 30s तक भी अब तो स्किन की प्रॉब्लम्स रहती है, एक्ने, एक्जिमा, पिंपल्स, तो इनके कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस तो होते ही है जो हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो उनके लिए कुछ डीआईवाई जो हम घर के ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके मेडिसिन बना सकते हैं आयुर्वेदिक? अगर आपका किचन ठीक हो गया हुँ। तो आपकी जठराग्नि ठीक हो गई तो आपको बीमारी होगी ही नहीं, बहुत रेयरली चांसेस है कि आपको कुछ होगा। दूसरी बात जो आप बोल रहे हो ना 20s एंड 30s में, इस टाइम पे जो एज है ना आपका 16 to 50, इस टाइम पे हमारा पित्त हाई होता है। और एज में भी वात पित्त कफ डिवाइडेड है, दिन में भी वात पित्त कफ डिवाइडेड है, बॉडी टू बॉडी भी वात पित्त कफ डिवाइडेड है। तो इस टाइम पे नेचुरली हमारा पित्त थोड़ा बढ़ा होता है, तो इसलिए एक्ने जैसी प्रॉब्लम ये हमको नेचुरली होती है। जैसे एडोलेसेंस में बोला जाता है कि आप एक्ने आ रही है, तो वो नेचुरली आ रही है। और अगर आपकी बॉडी को साइन दे रहा है तो वो एक साइन भी देती है आपको कई बार कि इंटरनली समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो आयुर्वेदा की चिकित्सा जो पद्धति है उसमें आप ठीक कर सकते हो। वन थिंग आई यूजुअली से इज कि अगर आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हो ना तो उसको अप्लाई मत करो। आइडियली मतलब मोस्ट ऑफ आप कोई भी स्किन केयर खा रहे हो तो आप हल्दी खा सकते हो, आप हनी खा सकते हो, आप बेसन खा सकते हो, आप चावल का आटा खा सकते हो। तो ये चीज़ें आप लगाओ अपने बॉडी पे। तो वो आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है अगेन कि आपको क्या लगाना चाहिए। लगाने को त्रिफला, आंवला ये सब भी लगाया जाता है। तो वो आपकी प्रकृति के कि अगर आपकी ऑयली है, अगर आप ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में तो आपको हाइड्रेटिंग चीज़ें लगानी चाहिए। तो आप क्यूक्यूम्बर का रस, किसी फ्रूट का रस, इस तरीके की आप चीज़ें लगा सकते हो। उस तरीके का खाना भी आपको जो आप खाओगे वो आपके फेस पे भी बाद में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस तरीके से हम स्किन केयर को डिकोड कर सकते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट ईट समथिंग, डू नॉट अप्लाई दैट ऑन योर स्किन। एंड व्हाट फॉर प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर? प्रीमेच्योर ऑफ ग्रेइंग का एक ना स्टडी भी हुआ है कि अगर आप नस्य करते हो ना लगातार, तो अगर मतलब नाक में तेल डालना तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑयल्स है। जैसे देसी गाय का घी, देसी गाय जो हमने डिस्कस की उसका घी, तिल का तेल जो होता है, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन आपकी प्रकृति क्या है उस हिसाब से, लेकिन गाय का घी सबको सूट करता है तो दैट इज आइडियल कि आप लगा सकते हो। शरबिंदु आता है, अणु तेल आता है, और ये सब आप लगाते हो तो स्टडी हैज प्रूवन कि इफ़ यू अप्लाई दैट रेगुलरली डेली फॉर अ लॉन्ग टाइम देन यू कैन अवॉइड प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। बट देन अगेन प्रीमेच्योर ऑफ ग्रेइंग हेयर जो होता है वो पित्त प्रकृति में ज़्यादा होता है, तो इसके पित्त प्रकृति है तो ही हैज़ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, तो वो अगेन प्रकृति अप्लाई रहता है। अच्छा, यस, ठीक है। और डीआईवाई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स फॉर इंडाइजेशन, स्टमक प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग? एक बहुत इजी सा है, अदरक और नमक खाने के पहले आप ले लो। 15-20 मिनट पहले आप खाना खाने वाले हो, छोटा सा टुकड़ा अदरक का नमक के साथ, लवण के साथ आप वो खा लो, आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है उससे। अच्छा, दूसरा, अगर आपने बहुत हैवी मील खा ली है, फास्ट फूड खा लिया है, देन नॉट बहुत फ्राइड, बहुत स्पाइसी आपने अगर चीज़ें खा ली है, 48 मिनट बाद, खाने के 48 मिनट बाद आप गर्म पानी पी लीजिए। ये 2 बहुत सिंपल से हैक है जिससे आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। और बिना भूख के कभी खाना नहीं खा, भूख नहीं लगी है नहीं खाना, बीमार हो तो खाना नहीं खाना है। जब आप बीमार होते काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं आपकी सिर्फ ना खाना खाने और गर्म पानी पीने से ठीक हो जाती हैं आपकी। तो पेट के जितने रोग होते हैं ना, हाँ, तो ये आपके गर्म पानी पीने से, खाना को छोड़ देने से आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सुबह गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफ। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिसाइड कर? पर वो टाइम तो ठीक है कि बॉडी को जब अनकंफर्टेबल फील होगा तब हम डिटॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी? Our ancestor, they were so smart. They have decided so many festivals were made. एकादशी हो गई, ये आपके कोई व्रत हो गए, तो फास्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा डिटॉक्स है। तो वंस इन अ वाइल, लेकिन ये भी ना प्रकृति पर डिपेंड करता है। कई बार हर इंसान भूखा नहीं रह सकता है पूरे टाइम, या अगर आपको कोई बीमारी जैसे डायबिटीज है तो वो भूखा नहीं रह पाता है ना। तो ये भी आप अपनी बॉडी की सुनो। आइडियली अगर आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है तो आपकी एकादशी का व्रत होता है वो कर लीजिए आप। आपका कोई फेस्टिवल चौथ वगैरह होती है, जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ पे चौथ काफ़ी मनाई जाती है, तो चौथ पे मेरी मम्मी व्रत करती है हर बार। बट ऑन दी अदर हैंड मैं व्रत नहीं कर पाती, मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है या मुझे चक्कर से आने लगते हैं, तो मुझे चाहिए होता है क्योंकि मैंने पीसीओएस से भी मैंने सफ़र किया है, तो उस वजह से तो आई टेक कि मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ फिर। बट आइडियली अगर आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है तो इफ़ यू डू नॉट ईट फॉर 24 आवर्स आपका जीआईटी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। अगर आप अपने जीआईटी को 24 आवर्स का रेस्ट दे लो तो वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। और अगर आप सात्विक भोजन खाते हो या आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाना खा रहे हो, दिन में 2 टाइम खाना खा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा खाना खा रहे हो, फिर आपको रिकरिंग डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। और अगर आप ये भी बोला गया है, एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, ऑटोफेजी की, उन्होंने जो स्टडी बताई है कि इफ़ वी
स्टॉप ईटिंग फॉर पर्टिकुलर टाइम, इफ़ वी डू फास्टिंग फॉर पर्टिकुलर टाइम, तो हमारी बॉडी खुद के सेल्स को, जो खराब सेल्स है, जो कैंसरस सेल्स है, उनको खाना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी बोला जाता है कि अगर आप 48 to 72 आवर्स का फास्ट रख लेते हो तो आपको कभी कैंसर नहीं होता है रेगुलरली, नॉट जस्ट कि एक बार जिंदगी में कर लिया, रेगुलरली ऑन द इंटरवल, दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी अगेन। तो बिहार में एक पूजा की जाती है छठ पूजा, तो उसमें एक काफी लंबा फास्ट होता है। तो हाउ स्मार्ट दे वर कि उन्होंने ये फेस्टिवल के तौर पे अपने चाइनीज़म में थी बहुत दे ईट वेरी हेल्दी फूड, वेरी हेल्दी। अब एक लोग सिर्फ सात्विक खाते हैं और फास्टिंग का भी उनका कल्चर ऐसा है कि बहुत लंबे हो तो टिक फास्ट। यस, दे आर, आई थिंक अभी के टाइम पे सबसे हेल्दी खाना खाते हैं जो जैन कम्युनिटी है। सनसेट से पहले वो लोग खाना खा लेते हैं। भारी जो चीज़ें होती है, आई थिंक वो लोग रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट आ जाता है ना, वो चीज़ भारी हो जाती है हमें पचाने में। तो जब हम छोटे थे ना, तो हमें आलू, अरबी, ऐसी चीज़ें हमारे घर पे कभी बनी ही नहीं। मतलब बहुत रेयरली बनी है कि चलो इच्छा हो गई आज, या बहुत टाइम हो गया इसको कुछ खाए। अरबी तो मेरे ख्याल से मेरे घर में आज तक 2 बार बनी है बस। एक बार मैं छोटी थी, अभी रिसेंटली मुझे इच्छा हुई कि अरबी नहीं खाई है बहुत टाइम से, तो एक बार खा लेते। तो बचपन से दही कभी हमारे घर में नहीं खाया गया, रात को तो बिल्कुल ही नहीं खाया गया। तो ये चीज़ें जो बताई गई, तो पापा ने, मम्मी ने जिस हिसाब से आदतें डाली ना, तो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो गया कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, इसलिए पापा नहीं खाने दे रहे हैं। कभी कोल्ड ड्रिंक घर पे उन्होंने नहीं पीने दी, या कभी पैकेज फूड, जो कि आई थिंक अभी द मोस्ट इविल थिंग यू कैन डू टू योर बॉडी इज ईट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। तो वो हमें कभी करने ही नहीं दिया। वो बात अलग कि बाद में मैंने करी है और पिकअप PCOS हो गया। तो ये चीज़ें बचपन से ही हमें बताई गई थी, तो हमें एक आइडिया था कि ये चीज़ें नहीं खानी। तो जो जैन्स होते हैं वो रूट वेजिटेबल नहीं खाते हैं, बिकॉज दे आर हेवियर टू डाइजेस्ट। बट देन अगेन, प्रकृति अगर आपकी अग्नि काफ़ी तीव्र है, आप पित्त प्रकृति के हो, तो आप उसको डाइजेस्ट कर जाओगे। और क्या आयुर्वेद पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होता है? आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स थे और है भी, बट अगर मैं बात करूं कि जब बौद्ध धर्म आया था, तो बौद्ध धर्म में ना हिंसावादक चीज़ों को हटा दिया गया था। और अगर आप देखोगे कि जो फादर ऑफ सर्जरी है सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत है, तो देखा गया तो सर्जरी भी एक हिंसावादी काम है, मतलब उसमें हिंसा तो होती ही है। तो जब बौद्ध पीरियड था तब उस चीज़ को ना दबा दिया गया। तो ये एक रीज़न रहा कि हमारी फिर वापस से वो चीज़ें निकल के नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक बौद्ध धर्म रहा। हाँ। अशोका जो रहे थे उस टाइम पे अहिंसावादी चीज़ों को प्रमोट किया गया, तो उस टाइम पे सर्जरी को भी बहुत कम कर दिया गया। वरना अगर आप तथ्य उठा के देखेंगे तो राइनोप्लास्टी हो चुकी थी, प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। ये तो वापस मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू हमारे पास वापस आए। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स थे, बट हाँ, ड्यू टू दिस पीरियड ऑफ टाइम और काफ़ी चीज़ों के लिए अब चले गए हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी भी किस तरीके की इमरजेंसी, जैसे एक एग्जांपल दिया वॉमिटिंग, तो आयुर्वेद उसको इमरजेंसी नहीं समझता। डायरिया आयुर्वेद उसको इमरजेंसी नहीं समझता। सर दर्द इनको इमरजेंसी आयुर्वेद समझता ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद रूट पे ही काम किएगा। बट 100% अगर एक्सीडेंट केस है, कार्डिक अरेस्ट है, या फिर गन शॉट है, ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है, तो यस, मॉडर्न साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन दैट, क्योंकि आयुर्वेद रूट कॉज पे जाता है। तो रूट कॉज, अब एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। तो इसमें पुराने मेथड्स रहे आयुर्वेद के। आयुर्वेद भी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करता था, बट अब चीज़ें बस रिप्लेस हो गई है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स थे, सर्जरी सब कुछ थी। इट जस्ट कि विद पीरियड ऑफ टाइम कुछ फेड होती गई, और अब वो मॉडर्न साइंस की तरफ से पहले आ गई है, तो हम उन्हीं पर रिलाई करते हैं। क्या आयुर्वेदा की स्टडी में भी स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ डिसीजेस मेंशन थी? 100% आयुर्वेद ने तो एक बहुत सिंपल श्लोक में सारी मेंटल डिसीजेस का आपको सोल्यूशन दे दिया है। वो श्लोक है, धी धैर्य आदि आत्म ध्यानम मन दोषा हरम परम। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, और ये मेरी आजमाई भी चीज़ है, एज आई एम इनटू बिजनेस एज वेल। तो आप समझ सकते हैं बिजनेस में अप डाउन आते हैं, और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज 16-17 ईयर्स ओल्ड। तब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए उस टाइम पे कुछ अमाउंट्स ऐसे थे जो मुझे बहुत बड़े लगते थे, जो लॉस हो गया था। तो मेंटल हेल्थ को आयुर्वेद ने बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, और मैं इसको प्रैक्टिकली जिया है मैंने, और मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि इसका अगर मैं मीनिंग आपको डिफाइन करता हूँ, तो धी सबसे पहले तो आपको, जिसको ब्रेन टॉनिक्स बोलते हैं, ब्रेन टॉनिक्स लेने पड़ेंगे। ऐसा खाना जो आपके ब्रेन को हेल्प करता है, जैसे ब्रह्मी आपने बहुत सुना होगा, गिलोय आपने सुना होगा। ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो आपके सोच को, आपके ब्रेन को सही करे, मेंटल हेल्थ को पावरफुल करे।
फिर ध्यान ध्यान में आपका योग और मेडिटेशन आ जाता है। अब योग और मेडिटेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये रूटीन का ही पार्ट है कि आप अगर ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर कर रहा है, आप अगर ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, लास्ट में आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मीन्स अध्यात्म। आप अपने आप को समझे, आपको अपने आप को समझने के लिए, आपको अपनी आत्मा को समझने के लिए परम पिता परमात्मा को समझना पड़ता है। ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद कहता है अगर आप ये 3 चीज़ें कर लो, तो उसने कहा है परम हरम परम, मतलब ये परम सॉल्यूशन है। इससे बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं है मेंटल हेल्थ को ठीक करने का। अगर आप वो चीज़ें खा रहे हो जो आपके ब्रेन को सही करती हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपना योग कर रहे हो, और अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो, तो आपको मेंटल प्रॉब्लम्स कभी नहीं हो सकती। इससे ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सबसे खूबसूरत बात आप ये देखिए, आज के 5000 साल पहले जब डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जैसी टर्म्स नहीं थी, तब से मेंटल हेल्थ को इतनी तवज्जो दी गई है और उसका सोल्यूशन बताया गया है। अगर मैं मॉडर्न साइंस की भी बात करूँ, तो लोग जा रहे हैं, कंसल्टेशंस ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप देखो कि अगर हम अभी आइकन्स की बात करें, तो प्रेमानंद जी है। प्रेमानंद जी को सुनने के बाद लोग ये कहते हैं कि हमारी मेंटल इश्यूज सॉल्व हो गए। तो ये बात लिखी हुई है कि आप आध्यात्म, योग और मेडिटेशन रामबाण है। लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। मेडिटेशन लाइफ चेंजिंग थिंग है। अगर आपको मेडिटेशन करना आ गया, बहुत बड़ा उच्चारण नहीं है, अ उ म, ओम का एक उच्चारण होता है जिसको आप मेडिटेशन में यूज करते हो। ये सुपर पावर है। मैं आपको बताऊं, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ और मैंने बहुत काम किया इस इंडस्ट्री में। बहुत हेडेक वाली इंडस्ट्री है। ऐसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे हमें ही नहीं पता हमें कल क्या मिलेगा, आज क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं, बट सिर्फ इस एक उच्चारण ने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे स्ट्रेस नहीं होता। मैंने कभी मैं कोई मुझे बोलता है मुझे डिप्रेशन है, तो मुझे वो समझने में टाइम लगता है कि ये है क्या। पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में पढ़ता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है डिप्रेशन जब से वर्ड आया, जब से ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, तो मुझे तो सोल्यूशन पता है। तो मुझे तो डिप्रेशन कभी हुआ नहीं। और यही चीज़ मैंने बहुत लोगों को आजमाने के लिए कही है, लोगों ने आजमाई भी है। इतना पावर है इस वर्ड में, इतना पावर है मेडिटेशन में। मैं सौभाग्य से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने चला गया वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भगदड़ मच रही थी। मैं बस सुखासन में बैठा और ध्यान लगाया। आधे घंटे बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि चल उठ जा। मैंने कहा मैं सो थोड़ी रहा था। मतलब इतना पावर है, मुझे नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। तो अगर कोई योग, मेडिटेशन, अच्छी डाइट और इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है ना, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती है। आपको समझ, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी चेंज होती है। अब दीदी की मैं बात करूँ, स्किन केयर दीदी करती थी, मैं तब भी यही बोलता था, मैंने कहा क्या सब है ये। तो उस टाइम पे दीदी मुझे बोलती थी कि तुझे अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने जो आयुर्वेद में पढ़ा है, हमने जो सीखा है, जैसा नारियल का तेल है, हमने हमेशा वही लगाया। बट मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कभी पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हुई है। मुझे लाइफ में तभी हुई, क्योंकि मुझे उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही है, मुझे सॉल्यूशंस ही पता है। तो आयुर्वेद ने हर चीज़ के सॉल्यूशन दे रखे हैं ऑलरेडी। आप समझिए ना कि अब मेंटल हेल्थ आई है, ये श्लोक मेंटल हेल्थ का सॉल्यूशन है। और जो भी लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से, कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। दैट इज 100% ट्रू। और वेस्ट ने योगा और मेडिटेशन यहाँ से बाय किया और यहीं पे सेल किया। और बहुत नैरो पर्सपेक्टिव के साथ आता है, क्योंकि योगा को अब वेट लॉस थेरेपी की तरह देखा जाता है और मेडिटेशन को तो प्रोडक्टिविटी टेक्निक बना रखा है। What do you have to say on that? Because I feel कि yoga is much more wider than just asanas and then just treating it like a weight losser. Yoga is the most beautiful way of living your life. मैं पर्सनली आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं डेली में मैं 1.5 से 2 घंटा योग करती हूँ। जो खुशी मुझे मिलती है योग करने से, मुझे नहीं लगता कि वो खुशी मुझे कहीं से भी मिली। तो और आपने जो आसन और जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ 1/8 पार्ट ऑफ योग। योग इज़ जस्ट नॉट आसन। लोगों को लग रहा है कि आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, बस सूर्य नमस्कार के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, वो फिजिकल बेनिफिट्स हैं। आपने कोई प्राणायाम लगा लिया, वो आपका रेस्पिरेशन इंप्रूव करेगा, वो उसके अपने बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो योग है, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, तो इसमें हमारा आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान,
धारणा, समाधि। तो ये 8 मिलकर के योग बनता है और इसमें आपको जीवन जीने का तरीका बताएं कि आपको जीवन कैसे जीना है। योग आपको सिखाता है आपको क्या करना है पूरे दिन में, कैसे करना है। इसमें बताया गया है यम में कि आपको चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। ये कौन सा जिम सिखाएगा आपको? ये कौन सी एक्टिविटी आपको सिखाएगी? फिर आपके नियम आते हैं कि आपको शौच कब करना है, आपको अपना बाउल सिस्टम क्लीन करना है, ये अच्छे कपड़े पहनने हैं नहा धो करके, ये सिखाता है। फिर आपके आते हैं आसन, फिर आपके आते हैं प्राणायाम जो कि आपको फिजिकली और आपके विसरल ऑर्गन्स पे काम करता है। आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके जॉइंट्स पे काम करता है। आपका जो प्राणायाम है वो आपको मेंटली भी आपको बहुत शांत करता है। प्राणायाम रेस्पिरेशन आपका इंक्रीज होता है, आपकी प्राण वायु जो होती है, वाइटल पोर्स जो है हमारी एनर्जी का, वो आपका इंक्रीज करता है। फिर आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी डिटैचमेंट, आपका विड्रॉवल ऑफ योर सेंसेस। सारा गेम सेंसेस का ही है, चाहे वो आप टेस्ट ले लो, आप खाना ज़्यादा खाते हो, या दूसरी चीज़ें भी आपकी जो सेंसेस है वो ले लो, तो वो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे कि तपस ने एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे अर्जुन जी थे, उनके जो रथ थे, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय, उन इंद्रियों को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, वो प्रत्याहार हो गया। फिर आपका मेडिटेशन हो गया, फिर आपका ध्यान लगाना हो गया। अल्टीमेट गोल एक योगी का माना जाता है समाधि, यानी कि परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को समझ लेना, परमात्मा में चले जाना, उसको फिर वो अल्टीमेट हो। कौन सी साइंस या कौन सी अदर देन इंडियन साइंस या कौन सा जिम या कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको ये बताता है कि आपको जीना कैसे? हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। तो मुझे तो लगता नहीं कि इसका कंपैरिजन हो ही सकता है। लाइक आई टोल्ड यू कि आप आसन और जिम को एक बार को फिर भी कंपेयर कर लो, योग और जिम को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। 100%। ऑन दिस नोट आई फील कि हमने बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, आई होप यू एंजॉय। थैंक्स सो मच फॉर कमिंग, इट वाज ट्रूली हार्ट वार्मिंग एंड इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू।